हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में सबसे पहले तो एक अमेजिंग मोटिवेशन के साथ कि हर एग्जाम में हम होंगे कामयाब के साथ इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के 18th चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज एयर पोल्यूशन। देखो, प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स के ऊपर और आज के इस सेशन में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एयर पोल्यूशन के ऊपर। सो आई होप कि आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अभी काम करते हैं ना, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम चर्चा करेंगे एयर पोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, चलो तो अपने सेशन को हम एकदम प्रॉपरली स्टार्ट कर ही लेते हैं। अब डेफिनेटली आपके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा कि मैम अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि एयर पोल्यूशन को डिफ़ाइन करो, है ना, कि डिफ़ाइन एयर पोल्यूशन, तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। चलो देखते हैं कि एयर पोल्यूशन के बारे में यहाँ पे क्या क्या बातें लिखी गई हैं। द एयर over large cities is heavily contaminated with harmful gases like sulfur dioxide, nitrogen oxides, carbon monoxide, smoke and dust, etc. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ वगैरह जो हैं, वहाँ पर जो हवा है, वहाँ पर जो एयर है, वो बहुत ज़्यादा ही कंटेमिनेटेड है। तो किससे कंटेमिनेटेड है? हार्मफुल गैसेस से। कौन सी हार्मफुल गैसेस? तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक एंड डस्ट एक्सेट्रा। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, उन बड़े बड़े शहरों की, उन मेट्रो सिटीज़ की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा ही आप बोल सकते हो कि कंटेमिनेटेड है इन हार्मफुल गैसेस से। ठीक है, the contamination of air with harmful gases like sulfur dioxide, nitrogen oxides, carbon monoxide, smoke and dust etc. is called air pollution। क्या अब आपको अपने सवाल का जवाब मिला? आपका सवाल यही तो था ना कि मैम अगर एग्जाम में आता है कि डिफाइन एयर पोल्यूशन, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो कंटेमिनेशन हो रहा है किसका? हवा का, एयर का। किससे? तो हार्मफुल गैसेस से, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक, डस्ट एक्सेट्रा। तो ये जो कंटेमिनेशन हो रहा है हवा का इन हार्मफुल गैसेस से, इस कंटेमिनेशन को ही हम बोलते हैं क्या? एयर पोल्यूशन। ठीक है, द सब्सटेंस whose presence in air makes it impure or contaminated is called an air pollutant। और वो एक ऐसा सब्सटेंस, वो एक ऐसी चीज़ जिसकी प्रेजेंस क्या कर रही हो? एयर को पोल्यूटेड बना रही हो या एयर को कंटेमिनेटेड बना रही हो, उस एक चीज़ को, उस एक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूटेंट बोलते हैं। भाई पोल्यूटेंट्स के बारे में हमने अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ लिया है ना। तो यहाँ पर एयर पोल्यूटेंट की बात की जा रही है। एयर पोल्यूटेंट को अगर डिफाइन करने के लिए आ गया तो फिर आप कैसे डिफाइन करोगे कि एयर पोल्यूटेंट क्या है? वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या करता है एयर को, या आप ये बोल सकते हो कि एयर पोल्यूटेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी प्रेजेंस एयर को कंटेमिनेटेड बनाती है, एयर को पोल्यूटेड बनाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, देखो अगर आप बोल सकते हो कि ये जो सवाल है कि डिफाइन एयर पोल्यूशन, ये सवाल अगर आपको ज़्यादा मार्क्स के लिए आ गया, कि 4 मार्क्स के लिए आया है, 5 मार्क्स के लिए आया है, तो केवल इतनी छोटू सी डेफिनेशन से तो काम चलेगा नहीं कि आपको 5 मार्क्स का सवाल आया है कि भाई डिफाइन एयर पोल्यूशन। तो 5 मार्क्स के सवाल के लिए आपके ये जो छोटी सी डेफिनेशन है ये सफिशिएंट नहीं है, आपको कुछ और भी लिखना पड़ेगा। तो और भी क्या लिखेंगे? कोई कहानी लिख देंगे क्या? कोई गाना लिख देंगे क्या? नहीं भाई, एग्जाम दे रहे हैं, एयर पोल्यूशन के बारे में पूछा गया है तो एयर पोल्यूशन के ही बारे में बताओ ना। सबसे पहले सवाल आया कि डिफाइन एयर पोल्यूशन, तो ये आपने अच्छी सी डेफिनेशन लिख दी कि भाई जो सराउंडिंग एयर है ना, हमारी सराउंडिंग एयर जो है उसका जो कंटेमिनेशन हो रहा है हार्मफुल गैसेस से,
हार्मफुल गैसेस कौन सी हैं, ये वाली हैं। तो इसी कंटेमिनेशन ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। फिर इसके बाद में लिखो कि वो एक सब्सटेंस जिसकी प्रेजेंस से एयर पोल्यूटेड या कंटेमिनेटेड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूटेंट। आई बात समझ में? और ऐसा नहीं है कि केवल कोई एक ही एयर पोल्यूटेंट होता है, नहीं, बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अ सब्सटेंस becomes an air pollutant when it is present in air in such concentration which is high enough to have a harmful effect on the living or non-living things। क्या बोला गया है यहाँ पे, देखो एयर पोल्यूटेंट को ही यहाँ पे थोड़ा सा और इलेबोरेट किया जा रहा है, एयर पोल्यूटेंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा सब्सटेंस, a substance becomes an air pollutant, एक substance air pollutant तब बनता है when it is present in air in such concentration, जब वो हवा में कुछ ऐसे concentration में present होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, which is high enough to have a harmful effect on the living or non-living things। यानी कि एक substance air pollutant तब बनेगा जब वो हवा में इतनी इनफ क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, या बोल सकते हो कि इतनी इनफ कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट हो कि उसकी प्रेजेंस के कारण लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ें क्या हो रही हैं, बेसिकली आप बोल सकते हो कि एडवर्सली अफेक्ट हो रही हैं। आ रही बात समझ में? मैं आपको एयर पोल्यूटेंट के बारे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस उठ के जो है ना एयर पोल्यूटेंट बन जाता है, नहीं, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि डेफिनेटली एयर में प्रेजेंट है, लेकिन ऐसे प्रेजेंट है, ऐसी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ऐसे हायर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है कि उसके उन हायर कॉन्सेंट्रेशंस के कारण जो लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ें जो हैं वो बेसिकली एडवर्सली अफेक्ट हो रही है। तब जा कर के उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ये क्या है, एक पोल्यूटेंट है। और क्योंकि ये पोल्यूटेंट कहाँ है, ये हवा में है, तो जाहिर सी बात है हवा में है तो ये एयर को क्या करेगा, कंटेमिनेट करेगा। इसीलिए इस पोल्यूटेंट को टू बी मोर स्पेसिफिक हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो द मेजर पोल्यूटेंट्स विच कॉज एयर पोल्यूशन। तो बेसिकली अब आपके सामने कुछ मेजर एयर पोल्यूटेंट्स आने वाले हैं। भाई आपको पता तो होना चाहिए ना कि कौन सी वो ऐसी चीज़ें हैं, कौन से वो ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, और एयर पोल्यूशन के कारण हमारा जीना भी क्या हो गया है, बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। सो द मेजर पोल्यूटेंट्स विच कॉज एयर पोल्यूशन आर sulfur dioxide, nitrogen oxides, carbon monoxides, excess of carbon dioxide, chlorofluorocarbons and suspended particulate matter such as dust, smoke and fly ashes। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो आपने बोला था कि गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। मैं अच्छा एक बात बताओ, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्यों बोल रहे हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बोला है, तो यहाँ पर भी तो हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं ना। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन आप बोल सकते हो कि जो एयर पोल्यूटेंट्स है ना वो नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स हैं। यहाँ पर हमने लिखा सल्फर डाइऑक्साइड, वैसे ही यहाँ पर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही केवल एयर पोल्यूटेंट नहीं होती है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी एयर पोल्यूटेंट है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड्स, ये सब की सब क्या है, गैसेज ही हैं, हार्मफुल गैसेज हैं जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं। ठीक है ना। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है ना कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हम कैसे लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। डाई का मतलब क्या होता है, दो, डाई का मतलब क्या होता है, टू, दो। ठीक है ना। तो ये जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है इसमें आपको साफ नजर आ रहा होगा कि ये क्या है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। और इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आप बोल सकते हो कि एक कार्बन का एटम आया। भाई प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने आपको मॉलिक्यूल और एटम्स का कंसेप्ट समझाया है ना, कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वो सब किससे बनी होती हैं, एटम्स की ही बनी होती हैं। और ये जो एटम्स, जैसे कि हम अपनी बॉडी के लिए बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी किससे बनी होती है, बहुत सारे सेल्स से बनी होती है। हमारी बॉडी में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। कुछ इसी तरीके से एक मैटर जो है वो बना होता है बहुत सारे किसका, एटम्स का।
अब जैसे कि हमने देखा है कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, ये सेल्स अकेले अकेले तो रहते नहीं हैं, ये सेल्स क्या करते हैं, आपस में मिलजुल करके कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं। तो सेल्स के ग्रुप्स को ही हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। सिमिलरली जैसे कि मैं इस पेन की बात करूं तो इस पेन में क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं, इस पेन में बहुत सारे एटम्स हैं, और ये एटम्स जैसे कि सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं, वैसे ही एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने देखो, ये ना बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि बहुत आगे जाकर के तक जो है ना बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि मैम डाइऑक्साइड क्या होता है, ट्राइऑक्साइड क्या होता है, मोनोऑक्साइड क्या होता है ना। तो बेसिक चीज़ें आप अभी से क्लियर करते जाओ तो आगे जाकर के दिक्कत नहीं होगी। जब आप और आगे जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, तो वहाँ पर जाकर के आपको एडवांस चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। और वहाँ पे क्या होता है, टीचर्स जो है ना वो बेसिक्स नहीं समझाते हैं, वो ये उम्मीद करते हैं कि इतना तो आप 8th 7th में पढ़ के ही आए होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ के नहीं जाते हैं, तो 9th 10th में दिक्कत होती है, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। तो जैसे कि हमारे रिलेट करने की कोशिश करना कि हमारे बॉडी में डिफरेंट सेल्स होते हैं, ये सेल्स मिलके क्या करते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। तो सेल्स के ग्रुप्स को ही हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। सिमिलरली जैसे कि ये पेन है, पेन भी क्या है, एक मैटर है। जितनी भी चीज़ें आपको आपके आसपास दिखाई देती है वो सब कुछ क्या है, मैटर ही मैटर है। पानी मैटर है, किताब मैटर है, पेन मैटर है, ठीक है ना, सब कुछ मैटर है। और ये मैटर किसका बना होता है, एटम्स का ही बना होता है। तो जैसे कि सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं, वैसे ही एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं, बेसिकली मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक मॉलिक्यूल है, और इस एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कार्बन का एक एटम लगा है। देखो ना, कैपिटल सी मतलब क्या, कार्बन। तो ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल आया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, इस मॉलिक्यूल में कार्बन आपको कितना दिखाई दे रहा है, एक ही दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं ओ मतलब क्या, ओ मतलब कि ऑक्सीजन, है ना। अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं। मतलब हर एक एलिमेंट का आप बोल सकते हो कि एक फिक्स्ड सिंबल होता है। अगर मुझे कार्बन एलिमेंट को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगी, कैपिटल सी सिंबल के साथ करूंगी। जैसे कि ये नहीं, हमारे बाहर के नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, और अब घर वालों को बुलाना है तो कौन इतने बार बार जो ना बड़ा बड़ा नाम है, तो हम क्या करते हैं, घर पे कुछ छोटे नाम रख देते हैं कि चिंटू, सोनू, मोनू, कुछ ऐसे, है ना। तो वैसे ही साइंटिस्ट, अब एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, क्लास 9th में जाकर के आप पढ़ोगे कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, है ना। 118 एलिमेंट्स हैं। इनफैक्ट और भी नए नए एलिमेंट्स आते जा रहे हैं, डिस्कवर होते जा रहे हैं। अब बार बार इन एलिमेंट्स के लंबे लंबे नाम लेना, ठीक है ना, उनको लिखना, लंबी लंबी स्पेलिंग्स लिखना, तो काफ़ी आप बोल सकते हो कि टाइम टेकिंग होता था। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि एक काम करते हैं ना, हर एक एलिमेंट को हम क्या करते हैं, एक सिंबल अलॉट कर देते हैं, और आज के बाद वो जो एलिमेंट है, वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट, वो उस पर्टिकुलर अपने रिस्पेक्टिव सिंबल से ही जाना जाएगा। तो जैसे कि अगर मुझे कार्बन लिखना है ना, मुझे अगर कार्बन लिखना है तो कौन CARBON लिखे, मैं क्या लिख देती हूँ, कैपिटल C। और जहां मैंने कैपिटल C लिखा, वहां समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, कार्बन की बात कर रही हूँ। अब मुझे लिखना है ऑक्सीजन, अब कौन इतनी लंबी स्पेलिंग लिखे ऑक्सीजन की, मैं क्या करती हूँ, सिंपल O लिख देती हूँ। जहां मैंने O लिखा वहां पे समझ जाना कि ये मैं कौन से एलिमेंट की बात कर रही हूँ, ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ। मुझे लिखना है पोटेशियम, अब कौन पोटेशियम की इतनी लंबी स्पेलिंग लिखे। अगर किसी को स्पेलिंग नहीं आती हो तो वो क्या करेगा, क्या पोटेशियम को नहीं लिखेगा, अरे बिल्कुल लिखेगा। कैसे लिखेगा, उसके सिंबल से। सिंबल क्या होता है उसका, कैपिटल के। आई बात समझ में। तो हर एक एलिमेंट को एक फिक्स्ड सिंबल अलॉट किया जाता है, और वो एलिमेंट उसी सिंबल से आप बोल सकते हो कि जाना जाता है। और ऐसा नहीं है कि आज पोटेशियम का सिंबल के है तो कल कुछ और हो जाएगा, नहीं। एक जो सिंबल अलॉट किया है, भाई आपका भी तो कोई एक फिक्स नाम रखा जाता है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आज नाम जो है ना सोनू था और कल परसों हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक जो नाम रखा है वही फिक्स नाम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कार्बन का एक एटम लगा है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स लगे हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आपको कैसे पता चल गया कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स लगे हैं। अरे देखो ना, यहाँ पे नीचे सब्सक्रिप्ट में 2 लिखा है कि नहीं लिखा है। किसके सब्सक्रिप्ट में लिखा है 2, तो ऑक्सीजन के नीचे लिखा है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स लगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कार्बन का एक एटम लगता है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स लगते हैं। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, कैपिटल C कैपिटल O, तो ये क्या बन जाएगा भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड था,
इसको बनाने के लिए, इसके मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बना दिया है, यहाँ मैंने बना दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब देखो, डाई का मतलब क्या होता है 2, तो मोनो का मतलब क्या होगा सिंगल। तो यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी क्या होती है भाई, एक हार्मफुल गैस होती है, ठीक है ना। और आप बोल सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड नाम से क्या समझ में आ रहा है कि इस गैस के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कार्बन का एक एटम लगेगा। और क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब क्या होता है सिंगल, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कार्बन का एक एटम लगेगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन का भी एक ही एटम लगेगा। तो देखो ना यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन का एक ही एटम तो लिया है, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, तो दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का एक मॉलिक्यूल बना दिया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। आई बात समझ में। फिर इसके बाद में अगर मैंने लिखा यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से आपको क्या समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए नाइट्रोजन का एक एटम लगा है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स। भाई डाइऑक्साइड बोला ना मैंने, इसका मतलब क्या कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स आने वाले हैं। अब अगर यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी आप बोल सकते हो कि एक क्या होती है, हार्मफुल गैस ही होती है, ठीक है ना। जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक गैस है, वैसे ही नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी एक आप बोल सकते हो कि गैस ही होती है। तो इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड से, कि इसके मॉलिक्यूल को बनाने के लिए नाइट्रोजन का तो एक ही एटम आएगा, लेकिन ऑक्सीजन के 3 एटम्स आएंगे। क्यों आएंगे 3 एटम्स, देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है ना ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है 3। भाई हमारा जो तिरंगा होता है ना, उसमें हम क्या बोलते हैं कि तिरंगे में ट्राई कलर है, मतलब कि 3 कलर हैं। तो ट्राई का मतलब क्या होता है 3, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब होता है कितना 3। तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए नाइट्रोजन का एक एटम लगेगा और ऑक्सीजन के 3 एटम्स लगेंगे। अगर मैंने बोल दिया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो मोनोऑक्साइड मतलब क्या, जैसे कि हमने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया था, वैसे ही हम क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, यानी कि इसमें इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए नाइट्रोजन का एक एटम लगा है और ऑक्सीजन का भी कितना एटम लगा है, केवल एक ही एटम लगा है। आई बात समझ में। तो कुछ इस तरीके से जब हम बात करते हैं किसकी, एयर पोल्यूटेंट्स की, तो एयर पोल्यूटेंट्स आप बोल सकते हो कि कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्यों बोला है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में ये सारे के सारे आ जाते हैं। जब हम बोल देते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में ये सारे के सारे आ जाते हैं, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब के सब आ जाते हैं। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखो, क्रिस्प में लिखो। कि जहां आपने बोल दिया नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, अब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में सारे के सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आ जाएंगे, कोई एक स्पेसिफिक नहीं, सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ये सब के सब क्या करते हैं, सबके सब गैसेस क्या करती हैं, बेसिकली हार्मफुल होती हैं और एयर को कंटेमिनेट करती हैं। तो एयर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं मेजर वाले, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ऐसा है कि हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी जो सराउंडिंग एयर है उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। हमारी जो सराउंडिंग, भाई प्रीवियस सेशन में हमने एयर का कॉम्पोजिशन देखा था ना, तो एयर के कॉम्पोजिशन में हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है हमारी सराउंडिंग एयर में। अब ये मत बोलना कि मैम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर एयर पोल्यूशन कॉज कर रही है तो इससे अच्छा हम क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी सराउंडिंग एयर से एलिमिनेट ही कर सकते हैं, कर देते हैं। नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, प्लांट्स के बारे में भी तो सोचो। भाई हम अपने खाने के लिए प्लांट्स पर या एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो हमारे प्लांट्स हैं वो तो भाई वो अपने खाने के लिए किस पे निर्भर रहेंगे, उनको तो अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा। तो प्लांट्स क्या करते हैं, बेसिकली अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, तो सराउंडिंग एयर से ही आती है। तो अगर हमने हमारी सराउंडिंग एयर में, अगर हम अपनी सराउंडिंग एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल बाहर करेंगे 100% तरीके से कि सराउंडिंग एयर में कार्बन डाइऑक्साइड हो ही ना,
तो क्या होगा, प्लांट्स भी मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बिना कार्बन डाइऑक्साइड के अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और अगर प्लांट्स नहीं बचेंगे तो फिर हम कहाँ से बचेंगे भाई? पूरी जो फूड चेन है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्लांट्स से ही तो होती है। प्लांट्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। जब प्रोड्यूसर्स ही चले जाएंगे तो फिर हम ह्यूमन बींग्स या बाकी एनिमल्स जो कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, वो खाना कहाँ से आएगा भाई? और जब खाना नहीं मिलेगा तो फिर आप बोल सकते हो कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिंदा कैसे बचेंगे? नहीं बच पाएंगे, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड आप बोल सकते हो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी नहीं है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये भी बेसिकली क्या होती है? एक गैस ही होती है, नाम से समझ में आ रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी कि इस गैस में कार्बन भी होगा, क्लोरीन भी होगा, और फ्लोरो मतलब क्या? फ्लोरीन भी होगा। इसके बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी। एंड सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर को हम शॉर्ट में एसपीएम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसपीएम, जिसमें कि डस्ट आता है, स्मोक आता है, फ्लाई ऐश आता है, ये सब। तो कुल मिलाकर के ये क्या होते हैं? मेजर एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं? एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड देखो, फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, मीथेन, ये सब के सब क्या है? एयर पोल्यूटेंट्स हैं। ये तो मेजर वाले हैं, ये सब के सब क्या है? मेजर हैं। ये तो आपको याद रखना ही होगा। और इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, ठीक है ना, मीथेन, ये सब भी क्या होते हैं? बेसिकली और एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। इनके बारे में तो आपको याद रखना ही होगा। आगे बढ़ें क्या? चलो, बहुत बात कर ली, आगे बढ़ जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ, अब देखो ये हमें समझ में आ गया कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। फिर इसके बाद में हमने एयर पोल्यूटेंट्स भी समझ लिए हैं कि भाई एक एयर पोल्यूटेंट क्या होता है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि वो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि सराउंडिंग एयर में प्रेजेंट है, लेकिन कैसे प्रेजेंट है? बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, और उस सब्सटेंस का ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है हवा में, उस हाई कॉन्सेंट्रेशन के कारण आप बोल सकते हो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ें क्या हो रही हैं? एडवर्सली अफेक्ट हो रही हैं। भाई सब्सटेंस की जो प्रेजेंस है एयर में हायर कॉन्सेंट्रेशन में, उस हायर कॉन्सेंट्रेशन के कारण आप बोल सकते हो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ें एडवर्सली अफेक्ट हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है उस सब्सटेंस को आप कोई नॉर्मल सब्सटेंस तो नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? पोल्यूटेंट बोलोगे। अब क्योंकि ये पोल्यूटेंट कहाँ है? एयर में है, इसलिए इसको हम एयर पोल्यूटेंट बोलते हैं। और बेसिकली कर क्या रहा है? हमारे सराउंडिंग एयर को कंटेमिनेट कर रहा है, पोल्यूटेड कर रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन की, कि एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या है, कहाँ से ये एयर पोल्यूशन आ रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं कि बहुत बुरा होता है एयर पोल्यूशन, हमारे लिए अच्छा नहीं है, बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए अच्छा नहीं है ना। इनफैक्ट देखो ये दिमाग से अपने निकाल देना कि जो एयर पोल्यूशन है उससे केवल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कि प्लांट्स हो गए, इंसान हो गए, जानवर हो गए, केवल इनको फ़र्क पड़ता है। नहीं, जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनको भी एयर पोल्यूशन से फ़र्क पड़ता है। आप बोलोगे कि मैम जो लिविंग चीज़ें हैं, जो जानवर हैं, जो इंसान हैं, उनका तो समझ में आता है। क्यों? क्योंकि उनको सांस लेनी है, और बेसिकली जो ऑक्सीजन वो इनहेल करते हैं वो कहाँ से आती है? सराउंडिंग एयर से ही आती है ना। ये चीज़ लॉजिकल लगती है समझने में कि एयर पोल्यूशन से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, उनकी लाइफ एडवर्सली अफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि हमको सांस लेना है। ये जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं ये कहाँ से आती है? बेसिकली सराउंडिंग एयर से ही आती है। तो लिविंग चीज़ें है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एडवर्सली अफेक्ट हो रहे हैं एयर पोल्यूशन से, वो हमें समझ में आता है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि भाई नॉन लिविंग चीज़ें भी एडवर्सली अफेक्ट होती हैं एयर पोल्यूशन से, तो कहीं ना कहीं ये बात पचाने में, डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अजीब सी लगती है ना। लेकिन कोई बात नहीं, इस सेशन में आगे जाकर के हम देखेंगे। इनफैक्ट हमारा जो अगला सेशन होगा उसमें आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ कि जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो भी एडवर्सली अफेक्ट होती हैं एयर पोल्यूशन से। समझेंगे हम, बिल्कुल समझेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली अब मुद्दा ये आता है कि मैम ये एयर पोल्यूशन का सोर्स क्या है, आखिर ये एयर पोल्यूशन हो क्यों रहा है, कहाँ से आ रहा है। सो मोस्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज वुड, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग, ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल्स की जो बर्निंग है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, या सिर्फ फ्यूल्स ही लिख दो। फ्यूल्स की जो बर्निंग है वो एक मेजर सोर्स है किसका? एयर पोल्यूशन का। अब फ्यूल्स में कौन कौन आते हैं? तो लकड़ी आती है,
और इसके बाद में आप बोल सकते हो कि काउ डंग केक्स आते हैं, जिसको कि हम कंडे बोलते हैं, है ना, गांव वगैरह में खूब चलते हैं। कोल यानी कि कोयला, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल इन होम्स, मोटर व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स एक्सेट्रा। ये मत बोलना कि मैम हम तो जो है ना घर में, आप बोल सकते हो कि लकड़ी नहीं जलाते हैं। भाई पहले के ज़माने में एलपीजी सब नहीं होता था, इंडक्शन नहीं होता था, तो लोग आप बोल सकते हो कि चूल्हे पे खाना बनाते थे। और चूल्हे पे चूल्हा कैसे जलेगा, जब लकड़ी जलती थी। तो पहले के ज़माने में सीधी सी बात है, लकड़ी का बहुत यूज़ होता था और लकड़ी को खूब जलाया जाता था, ठीक है ना। जंगलों से पेड़ काटे जाते थे, लकड़ी वहाँ से ली जाती थी, लकड़ी को सुखाया जाता था, क्योंकि गीली लकड़ी जो है वो आग नहीं पकड़ती, और पकड़ती भी है ना तो करके देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूँ, बस मान जाना। जो गीली लकड़ी होती है ना, वो उसका जो मतलब अगर आप उसको जलाने की कोशिश करते भी हो तो गीली लकड़ी, पहली बात तो ये कि जल्दी आग पकड़ती नहीं है, अगर पकड़ भी लेगी तो फिर जो धुआं निकलेगा, क्योंकि गीली लकड़ी का आप बोल सकते हो कि जो कंबशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसके कारण बहुत धुआं निकलता है। वैसे भी लकड़ी जलती है तो धुआं निकलता ही है, और अगर ऊपर से गीली लकड़ी जला दी जिसमें कि क्या हो, मॉइस्चर हो लकड़ी में, तो फिर जल्दी आग पकड़ेगी नहीं, और पकड़ेगी भी तो इतना धुआं छोड़ेगी कि पूछो नहीं, खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि आज के ज़माने में एलपीजी है, इंडक्शन है, माइक्रोवेव है, हमारे पास तरह तरह के ऑप्शंस हैं खाना बनाने के लिए। लेकिन पहले के ज़माने में ऑब्वियस सी बात है ये सब चीज़ें आई नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, भाई खाना तो खाएंगे ना, तो कैसे खाते थे, चूल्हे पे लकड़ी को जलाते थे और जो उससे आग निकलती थी उसी से अपना खाना बनाते थे। तो कुल मिलाकर के पहले लकड़ी का बहुत यूज़ होता था। अब जाहिर सी बात है लकड़ी जलेगी तो बेसिकली उसमें होता क्या है, लकड़ी में कार्बन होता है ना, वुड में क्या होता है, कार्बन होता है। और जब इसी लकड़ी को हम जलाते हैं, उसका कंबशन कराते हैं, तो ये कार्बन जो है बाहर निकलता है लकड़ी का। वही लकड़ी में जो कार्बन है, वुड में कार्बन होता है, जब आपने वुड को जलाया तो ये कार्बन बाहर निकला। कैसे निकला, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकला, और यही कार्बन डाइऑक्साइड आप बोल सकते हो कि हमारे सराउंडिंग एयर में चली जाती है। वैसे भी सराउंडिंग एयर में देखो, नेचर ने ना सब बैलेंस करके हमें दिया होता है कि हाँ ये क्या है, सराउंडिंग एयर है, तो इस एयर में ऑक्सीजन इतनी होगी, नाइट्रोजन इतनी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण एयर का जो कॉम्पोजिशन है बेसिकली उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। एयर में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, जितनी ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, उतनी होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब कुछ नहीं तो खाना बनाना है, लकड़ी जला दी, जलाई तो हुआ क्या, उसके अंदर जो कार्बन था वुड के अंदर वो बाहर निकला, किसके फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गया है, मतलब जो गैस निकली है, वो कहाँ जाएगी, अरे सराउंडिंग एयर में ही तो जाकर के मिक्स हो जाएगी ना। तो इससे क्या होगा कि सराउंडिंग एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है, ठीक है ना, हमारी सराउंडिंग एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्या हो जाएगा, बेसिकली बढ़ जाएगा। डिस्टर्ब होगा, लेकिन कैसे डिस्टर्ब होगा, बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ तो सही नहीं है ना। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि बहुत ही धुआं वगैरह, स्मोक वगैरह भी निकलती है, तो ये स्मोक भी कहाँ जाता है, एयर में जाता है। तो कुल मिलाकर के लकड़ी को जलाने से आप बोल सकते हो कि काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा आप बोल सकते हो कि आज भी जो रूरल एरियाज़ हैं, जो गांव वगैरह हैं, ये बात सही है कि अब कुकिंग के लिए आप बोल सकते हो कि अलग अलग टाइप की चीज़ें आने लगी हैं, इंडक्शन, माइक्रोवेव अवन वगैरह, एलपीजी वगैरह। लेकिन अभी भी जो कुछ देहात वाली जो जगहें हैं, है ना, रूरल एरियाज़ जो हैं, वहाँ पर अभी भी लोग क्या करते हैं, चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं। और आप बोल सकते हो कि जो काउ डंग केक्स होते हैं, यानी कि जो कंडे होते हैं, उनको जला करके काम करते हैं। कुछ नहीं तो गाय भैंसों का तबेला है, भाई रूरल एरियाज़ में गाय भैंसे तो लोग पालते ही हैं, है ना, तो उनका जो तबेला है, उनका जो शेल्टर है, वहाँ पे खूब मच्छर मक्खी हो रहे हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जो गाय भैंसें होंगी वो डिस्टर्ब होंगी इतने सारे मक्खी मच्छर से, तो उनको उनके तबेले से मक्खी मच्छर भगाने के लिए क्या करते हैं, कंडे जला देते हैं। तो आप बोल सकते हो कि कंडों में भी क्या होता है भाई, वो आप बोल सकते हो कि काउ डंग केक्स होते क्या हैं, गाय भैंसों से निकलने वाला जो गोबर है, उसी गोबर का आप बोल सकते हो कि काउ डंग केक्स बनाए जाते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है, और जब वो जलते हैं तो कार्बन कंटेंट बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के ही फॉर्म। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कर क्या रही है भाई, अगेन हमारी एयर को पल्यूट कर रही है, ठीक है। फिर इसके अलावा अब आप बोलोगे कि मैम ये तो आप जो है ना पूरी गांव देहात की बात कर रही हो, रूरल एरियाज़ की बात कर रही हो, हम तो शहर में रहते हैं
और शहर में रह कर के ना हम लकड़ी जलाते हैं, ना हम जो है ना कोयला जलाते हैं, और ना ही हम क्या बोलते हैं जो कंडे हैं वो जलाते हैं। इसका मतलब क्या कि जो पॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज से ही हो रहा है। जो एयर पॉल्यूशन है वो कहाँ से हो रहा है? गांव देहातों से ही हो रहा है, रूरल एरिया से ही हो रहा है। हम तो शहर में रहते हैं, हम तो कुछ नहीं करते, ना हम कंडे जलाएं ना हम लकड़ी जलाएं। हमारे घर में तो क्या है, एलपीजी है ना, इंडक्शन है, माइक्रोवेव है, हम तो उसमें खाना बनाते हैं। ना हम कोयले जलाएं, हम कुछ नहीं करते। मतलब क्या, शहर के जो लोग हैं, जो शहर है वहां से एयर पोल्यूशन नहीं आता। ये तो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आप ये समझते हो तो ये आपका मिसकंसेप्शन है कि अगर गांव देहात में अभी भी कोयला जलता है, लकड़ी जलती है, कंडे जलते हैं, तो वहाँ से जो है ना एयर पोल्यूशन आता है। नहीं भाई नहीं, गांव से इतना जो है ना एयर पोल्यूशन नहीं आता जितना शहरों से आता है। क्यों? क्योंकि माना कि आप खाना बनाने के लिए अब लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आपके पास एलपीजी आ गया है ना, इंडक्शन आ गया है। लेकिन ये जिस एलपीजी का आप यूज़ करते हो ये है क्या? एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ही तो है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही तो है। पेट्रोलियम मतलब क्या? कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, जो कि कहाँ से निकलता है? अर्थ क्रस्ट के नीचे से निकलता है ना। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम बोले तो कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, और इसी क्रूड ऑयल से आप बोल सकते हो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। केरोसिन निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, ठीक है ना, एलपीजी गैस निकल आएगी, गैसोलीन निकल आएगा, लुब्रिकेटिंग वैक्स वगैरह निकल जाता है, बिटुमेन बन जाता है, कुछ इस तरीके से वैसलीन बन जाती है। तो ये जो आप एलपीजी जलाते हो अपने घर में, ये भी तो क्या है? एक फ्यूल ही तो है। ये भी तो क्या है? एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही तो है। और इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या होता है? अगेन कार्बन होता है। और जब आप एलपीजी जलाते हो, कंबशन करवाते हो, तो उसका जो कार्बन है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो कुल मिलाकर के कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ जा रहा है? हमारे सराउंडिंग एयर में जा रहा है। तो ये मत बोलना कि हम तो जो है ना बहुत बेहतर है, शहरी लोग बहुत बेहतर होते हैं। कोई बेहतर नहीं होते हैं। शहरों से तो और पोल्यूशन निकलता है। क्यों? क्योंकि आप बोल सकते हो कि जैसे कि हमने इस पूरे सेशन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो हमने क्या पढ़ा था? वो यही तो पढ़ा था कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, उनकी जो हवा है, जो वहाँ पर एयर है, वो बहुत ज़्यादा ही हेवीली कंटेमिनेटेड है हार्मफुल गैसेस से। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये हमारे सेशन की फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट स्टेटमेंट था। तो शहरों में तो आप बोल सकते हो कि इतना भयंकर पोल्यूशन होता है जिसकी कोई हद नहीं। दिल्ली वगैरह में देख लो, मैंने आपको पहले भी समझाया था इंट्रोडक्शन वाले सेशन में कि वहाँ पर तो कोई ऐसा बीमारी नहीं फैली हुई है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे बच्चे तक क्या करते हैं, स्कूल वगैरह जाएंगे तो मास्क लगा करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली वगैरह में पोल्यूशन इतना ज़्यादा होता है, एयर इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड होती है कि वो अगर पॉल्यूटेड एयर को इनहेल कर लिया गया तो फिर अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स सामने देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? तो आप बोल सकते हो कि शहरों में इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, हर एक के पास जो है ना आज के समय पर कोई ना कोई गाड़ी तो होती है, 2 व्हीलर होती है, 4 व्हीलर होती है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। अब वो जो गाड़ी है वो किसी ना किसी फ्यूल पर ही चलेगी। जब तक आप उसमें पेट्रोल नहीं डलाओगे, जब तक आप उसमें डीजल नहीं डलाओगे, तब तक गाड़ी क्या चलेगी? क्या नहीं चलेगी। अब ये पेट्रोल, ये डीजल है क्या? ये दोनों ही तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब क्या? कच्चे तेल से निकलते हैं, यानी कि पेट्रोल और डीजल दोनों में ही क्या होता है? कार्बन होता है। और जब गाड़ी में आप पेट्रोल या डीजल डलाते हो तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि इन दोनों ही फ्यूल्स का कंबशन होता है। कंबशन से इनके अंदर का जो कार्बन है वो बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो होता है, जो धुआं जो निकलता है गाड़ियों से, उस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? हमारे सराउंडिंग एयर को जाकर के कंटेमिनेट करती है। वही वाली बात है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी हमारे सराउंडिंग एयर में है, जितना ही होनी चाहिए उतनी ही होनी, मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि हम अपनी एक्टिविटीज से, ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट अपने सराउंडिंग एयर में बेवजह बढ़ाते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, पोल्यूशन तो होगा ही ना, और क्या होगा। फिर इसके अलावा आप बोल सकते हो कि अब कुछ नहीं तो आप बोल सकते हो कि बिजली बनानी है, थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स का मतलब क्या होता है? देखो, पावर प्लांट्स मतलब वो जहां पर बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। थर्मल पावर प्लांट्स का मतलब क्या होता है कि हीट से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। थर्मल मतलब क्या? हीट। पावर प्लांट्स मतलब क्या? कि जहां पे बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो थर्मल पावर प्लांट्स में एग्जैक्टली होता क्या है कि हीट से बिजली बनाई जाती है, हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। अब आप बोलोगे कि मैम हीट से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है? तो बेसिकली इन थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है ना कि लार्ज स्केल पर कोयले को जलाया जाता है। ये जो कोयला है ना,
कोल अगेन क्या है, कार्बन कंटेंट है ना, ये क्या है, कार्बन कंटेंट है। कोल में क्या है भाई, भर भर के कार्बन कंटेंट है। आई बात समझ में? तो आप बोल सकते हो कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहां पर लार्ज स्केल पर, थर्मल पावर प्लांट्स में लार्ज स्केल पर कोयले को जलाया जाता है। ऐसा नहीं 1 किलो 2 किलो 1 कुंटल ना, बहुत सारा कोयला थर्मल पावर प्लांट्स में जलाया जाता है। जलाने से क्या होता है, हीट निकलती है। इस हीट से क्या होता है, जो पानी है उसको गर्म किया जाता है। इतना गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि पानी की स्टीम बन जाती है। फिर इसके बाद में इसी स्टीम को, भाई स्टीम बन गई पानी से, इसी स्टीम को हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा टरबाइन होता है, एक बड़ा सा क्या होता है, टरबाइन होता है। टरबाइन की क्या होती हैं, ब्लेड्स होती हैं। तो इन ब्लेड्स के ऊपर स्टीम को जो है गिराया जाता है। जो भी स्टीम बनी है उस स्टीम को, स्टीम बेसिकली बहुत हाई प्रेशर पे रहती है, तो इस स्टीम को टरबाइन की इन ब्लेड्स के ऊपर गिराया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो टरबाइन की ब्लेड्स हैं वो गोल गोल घूमने लगती है, जो टरबाइन है वो गोल गोल घूमने लगता है, और इसके घूमने से बेसिकली आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है। हो सकता है कि अभी आपको डाइजेस्ट ना हो कि मैम टरबाइन के घूमने से बिजली कैसे बन गई, बनती तो है, ठीक है ना, और डिटेल आप पढ़ोगे कहाँ, क्लास 10th में जाकर के, 9th में भी नहीं पढ़ोगे, सीधे 10th में पढ़ोगे, है ना, फिजिक्स में पढ़ोगे। तो कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो कि कुछ इस तरीके से थर्मल पावर प्लांट्स में फ्यूल को जलाया जाता है, कोयले को जलाया जाता है, हीट निकलती है। हीट बेसिकली कोयला क्या है, फॉसिल फ्यूल ही तो है ना, तो उसको जलाएंगे तो हीट निकलेगी। इस हीट से पानी को गर्म करते हैं, पानी की भाप बनती है, स्टीम बनती है। स्टीम को हाई प्रेशर पे रख करके टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है, जिसके कारण जो टरबाइन है वो घूमती है, और जहां टरबाइन घूमी वहां पे बिजली बन गई। तो कुछ नहीं तो आप बोल सकते हो कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहां पे क्या हो रहा है, कोयला जलाया जा रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, कोयला जलेगा, कोल जलेगा तो ना सिर्फ हीट प्रोड्यूस होगी, अरे पोल्यूशन भी तो होगा कि नहीं होगा। कोयले के अंदर तो बहुत सारा कार्बन कंटेंट होता है, तो जहां कोयला जला उसके अंदर का जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल आएगा। इनफैक्ट बहुत पहले के ज़माने में जो ट्रेन हमारी होती थी, ट्रेन है ना, वो भी आप बोल सकते हो कि कोयले से ही चलती थी। अब नहीं चलती हैं, अब तो बिजली वगैरह सब आ चुकी है। चलो ठीक है। द वेरियस सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर गिवन बिलो। अब कुछ एयर पोल्यूशन के हम सोर्सेज की बात कर लेते हैं। Smoke emitted from homes by the burning of fuels like wood, cow dung, cakes, kerosene and coal causes air pollution। घरों में आप बोल सकते हो कि केरोसिन जलाया जाता है, कोल जलाया जाता है, काउ डंग, केक्स जलाए जाते हैं, कंडे वगैरह है ना, लकड़ी जलाई जाती है। तो इन फ्यूल्स के बर्निंग के कारण आप बोल सकते हो कि स्मोक निकलता है ना, कोयला जल रहा है, लकड़ी जल रही है, तो इनके कुछ नहीं तो आप बोल सकते हो कि देखो जो जहाँ पर खेती होती है, गांव वगैरह में जब खेती वगैरह होती है, तो जैसे कि एक बार की फसल हो गई, कुछ भी सपोज आप बोलते हो कि सपोज गेहूं वगैरह बोया है ना, गेहूं बोया है, और इसके बाद में जो है ना गेहूं की फसल पक गई है, मतलब पहले तो फसल को अच्छा बड़ा करा, फसल पक गई, पकने के बाद आप बोल सकते हो कि फसल को जो है ना काट दिया गया। अब फसल की कटाई भी हो गई, लेकिन होता क्या है कि उसी लैंड पर, अब उसी ज़मीन के पोर्शन पर दोबारा से फसल लगाने के पहले उस लैंड को एकदम क्लियर करने की ज़रूरत पड़ती है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है बात समझ में? देखो गांव वगैरह में खेती होती है, तो खेती करने के लिए सपोज क्या है, एक पीस ऑफ लैंड है, क्या है ना, एक लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, और इसमें सपोज गेहूं की फसल लगाई गई थी। अब गेहूं की फसल लगाई, फसल बड़ी हो गई, फसल पक भी गई, मैच्योर हो गई, उस फसल को काट लिया गया, काटने के बाद जो है ना उसको बेच दिया गया, यानी कि अच्छी बढ़िया गेहूं की फसल हुई थी। अब क्या होगा, इस पीस ऑफ लैंड पर दोबारा फसल जो है ना लगाई जाएगी, है ना, क्योंकि सेम पीस ऑफ लैंड पर बार बार जो है ना फसल उगाई जाती है, ये चीज़ हमने पढ़ी है। अब एक बार फसल पक गई, उसकी कटाई होगी, सब हो गया। अब जब दोबारा इस सेम पीस ऑफ लैंड पर, इस सेम लैंड पोर्शन पर फसल लगाने की जब बारी आएगी, तो नई फसल को लगाने के पहले, बीज बोने के पहले जो लैंड है, जो ये जो पीस ऑफ लैंड है, उसको पूरा साफ़ किया जाता है। कैसे साफ़ किया जाता है, तो देखो जैसे कि गेहूं के ऐसे लंबी लंबी फसलें थी, उनको हमने काट दिया, काटा है लेकिन जड़ से नहीं उखाड़ा था। आई बात समझ में? हमने जो लंबी लंबी, जो सबसे पहले जो हमने फसल लगाई थी गेहूं की, उस फसल में आप बोल सकते हो कि जो पौधे थे, उन पौधों को हमने एकदम नीचे से क्या करा था, काट दिया था, जड़ से नहीं उखाड़ा था। तो यहाँ से आपने काटा,
फसल को उठाया और उसका जो भी करना था वो आपने कर दिया। लेकिन जब दोबारा फसल बोने की बारी आएगी तो यहाँ बोल सकते हो ना यहाँ पे कि जो पहली वाली फसल है उसके जो पौधे हैं उनकी जड़ें तो क्या हैं, अभी भी मिट्टी में हैं। नई फसल को, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि नई फसल को बोने के पहले जो पुरानी वाली जो पीस ऑफ लैंड है उसको एकदम क्लियर करना पड़ता है, उसकी सफाई करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो पुरानी वाली फसल है उन पौधों के जो जड़ें हैं वो अभी भी कहाँ रहती हैं, मिट्टी में रह जाती हैं। जड़ें इसके अलावा छोटे छोटे से आप बोल सकते हो कि स्टैम के जो स्टॉक वगैरह जो हैं वो अभी भी उस ज़मीन पर मिट्टी में रह जाते हैं, तो उनको हटाया जाता है और उसके बाद में उनकी जगह पे नई फसल लगाई जाती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो नई फसल है, जो छोटे छोटे प्लांट्स होंगे उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ज़मीन को एकदम साफ़ सुथरा बनाया जाता है। तो अब इसके चक्कर में होता क्या है कि कैसे जो है ना पीस ऑफ लैंड को साफ़ किया जाएगा। तो जो भी पीस ऑफ लैंड पे चीज़ें रह गई होंगी, जो रिमेनिंग आप बोल सकते हो कि रेसिड्यू छूटा होगा, उन सबको जला दिया जाता है। किसान क्या करते हैं कि नई फसल को लगाने के पहले जो पुरानी वाली फसल है उसको कंप्लीटली खेत से हटाने के लिए उनमें आग लगा देते हैं। और जब वो आग लगती है तो बहुत धुआं निकलता है। क्यों भाई? खेत कोई इतना सा थोड़ी ना होता है, खेत तो बहुत बड़ा होता है और उस बहुत बड़े खेत में आप बोल सकते हो कि बहुत सारे जो पहली वाली फसल है उसके कुछ रेसिड्यू छूट जाता है। तो उसको हटाने के लिए सिंपल तरीका क्या होता है, आग लगा दो। आग लगा देंगे तो वो पूरा जो है ना जल के राख हो जाएगा और फिर इसके बाद में उसको ऊपर ऊपर से साफ़ कर लिया जाता है। तो कहने के लिए तो उनके लिए ये तरीका बहुत कन्वीनियंट है, लेकिन पॉल्यूशन तो हो ही रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि स्मोक, धुआं बहुत ज़्यादा उठता है हमारे फ्यूल्स की बर्निंग से, ठीक है ना। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि एग्जॉस्ट गैसेस एमिटेड बाय मोटर व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स ड्यू टू बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कॉज एयर पोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेट्रोल एंड डीजल ये दोनों ही क्या हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। इनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है। और जब भी कोई गाड़ी चलती है तो गाड़ी में ऑब्वियस सी बात है फ्यूल डलता है, या तो पेट्रोल या फिर डीजल। तो जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी के अंदर इस फ्यूल का कंबशन होता है, पेट्रोल का कंबशन होता है, डीजल का कंबशन होता है। और जब भी कंबशन होता है तो इनके अंदर जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आप बोल सकते हो कि बाहर निकल जाता है। और जाहिर सी बात है ऐसा धुआं गाड़ियों से निकलते हुए देखना आम बात है बहुत। अभी आप चले जाओ रोड पर तो 10 में से आपको 4 गाड़ी तो ऐसी दिख ही जाएंगी जिनसे बहुत ज़्यादा ही कुछ इस तरीके का ब्लैक स्मोक निकलता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। और लोगों को ज़्यादा परवाह होती भी नहीं कि कोई बात नहीं, अरे गाड़ी है तो थोड़ा बहुत धुआं तो छोड़ेगी ही, उसमें क्या बड़ी बात है। अकेले हमारी गाड़ी के धुएं से थोड़ी ना एयर पोल्यूशन जो है ना पूरा का पूरा हो रहा है। लोगों की ये सोच होती है ना, तो ये मेंटेलिटी भी सही नहीं है कि माना कि अकेले आपकी गाड़ी के धुएं से जो है ना एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा, लेकिन एयर पोल्यूशन में आपकी गाड़ी का जो धुआं है, ये काला काला धुआं, ये भी तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है ना। अब अगर यही मेंटेलिटी सब लोगों की हो गई तो कोई भी अपनी गाड़ी का जो गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है उस प्रॉब्लम को ठीक करवाएगा नहीं, देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क तो पड़ता है, वो दिखता नहीं है हमको, लेकिन फ़र्क डेफिनेटली पड़ता है। फिर इसके बाद में मोटर व्हीकल्स आर द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन द बिग सिटीज़। और बड़े बड़े शहरों में मोटर व्हीकल से, ऑटोमोबाइल्स से निकलने वाला जो धुआं है वो क्या है, एक मेजर कॉज है किसका, एयर पोल्यूशन का, ठीक है। स्मोक एमिटेड बाय फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल कॉजेज एयर पोल्यूशन। थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है, बिजली बनती है कैसे, कोयले को जला करके। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी फैक्ट्रीज होती हैं। भाई देखो, ह्यूमन पॉपुलेशन तो एवर इंक्रीजिंग है, बढ़ती जा रही है, तो जाहिर सी बात है उनकी जो डिमांड होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब अगर डिमांड बढ़ रही है चीज़ों की इंसानों के बीच में, तो फिर उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या होता है, नई नई फैक्ट्रीज बन रही हैं, है ना, और वहाँ पर काम होता है। जब फैक्ट्रीज बनती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ, भाई बड़ी बड़ी मशीन, फैक्ट्रीज में क्या होता है, हैवी मशीनरीज होती हैं, और वो जो हैवी मशीनरीज होती हैं वो बेसिकली उनको चलना पड़ता है। तो जो मशीनरीज हैं वो कैसी चलती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जैसे कभी कभी जब लाइट चली जाती है तो हम जनरेटर का यूज़ करते हैं। जनरेटर कैसे चलता है, भाई लाइट चली गई है ना, तो जनरेटर
पहले के ज़माने में ये होता था कि लाइट चली गई है तो बिजली चली गई तो क्या हुआ, जनरेटर ला करके रख दिया। अब वो जो जनरेटर है वो कैसे चलता है, तो बेसिकली वो डीजल पे चलता है, और जब डीजल उसमें डालते हैं, डीजल का कंबशन होता है, कंबशन से जो एनर्जी निकलती है उसी एनर्जी से आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और फिर यही इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से पूरे घर में जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कुछ इस तरीके से। तो सीधी सी बात है, जो हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर हैवी मशीनरीज होती हैं, और वो जो हैवी मशीनरीज हैं वो आप बोल सकते हो कि उनको चलने के लिए भी, उनको रन करने के लिए भी फ्यूल चाहिए है, कोयला वगैरह चाहिए है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, कोयले की मतलब कोयले को जलाया जाता है, और फिर इसके बाद में जो पॉल्यूशन होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये देखो, इंडस्ट्री से निकलने वाला स्मोक कुछ इस तरीके का रहता है। Oil refineries and industries engaged in the production of metals and manufacture of chemicals cause air pollution। जो oil refineries हैं, जो industries हैं, जो कि किस में engage होती हैं, metals और chemicals के manufacturing में, वो भी क्या करती हैं, air pollution cause करती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप कोई भी फैक्ट्री ले लो, कोई भी आप रिफाइनरी ले लो, हर उसमें क्या चलती हैं, मशीन्स चलती हैं, और उन मशीन्स को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है, और जब भी फ्यूल जलेगा तो एयर पोल्यूशन होगा ही होगा। स्टोन क्रशर्स, सीमेंट फैक्ट्रीज, एस्बेस्टॉस फैक्ट्रीज एंड लेड प्रोसेसिंग यूनिट्स कॉज एयर पोल्यूशन। यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड एरोसॉल स्प्रेज कॉज एयर पोल्यूशन। देखो, ऐसा है कि हमारे जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, एसी वगैरह जो होता है, एरोसॉल स्प्रेज जो होते हैं, इसमें गैस यूज़ करी जाती है। बेसिकली मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो गैस है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रेफ्रिजरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो यूज़ हो रहा है रेफ्रिजरेशन में, एसी वगैरह में, ये भी क्या करता है, बेसिकली एयर पोल्यूशन कॉज करता है। सीएफसी के ऊपर हम बात करेंगे अभी, ठीक है ना। तो स्मोकिंग कॉजेज एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग से भी आप बोल सकते हो कि एयर पोल्यूशन होता है। ऑल द अबव सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर मैन मेड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन विच पोल्यूटेंट्स आर एडेड टू एयर बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। अब अभी तक हमने जितने भी सोर्सेज पढ़े एयर पोल्यूशन के, ये सब के सब क्या हैं, मैन मेड सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के, है ना। इंसान क्या कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ के कारण, अपनी आप बोल सकते हो कि गतिविधियों के कारण एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। कि फैक्ट्रीज जो है ना अपने आप चलती हैं क्या, नहीं, उनको इंसान चलाते हैं। स्मोकिंग की जो जिनको आदत होती है, तो वो स्मोकिंग, देखो फैक्ट्रीज़ का तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है कि भाई फैक्ट्रीज़ का क्या कर सकते हैं, लोगों की डिमांड इतनी हो रही है, तो डिमांड को पूरी करने के लिए चीज़ों की सप्लाई होनी चाहिए। सप्लाई कैसे होगी, जब चीज़ें बनेंगी कैसे, जब फैक्ट्रीज जो ना डाली जाएंगी, तो वो तो चलो फिर भी थोड़ा समझ में आता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लोगों की गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, अब उनको कोई परवाह ही नहीं है। क्यों परवाह नहीं है, स्पेशली जो टेम्पो होते हैं छोटे छोटे, वो तो क्या धुआं भैया उड़ाते हैं, जो ट्रक होते हैं वो क्या धुआं उड़ाते हैं, और उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। उनको लगता है कि एक हमारी अकेले गाड़ी के धुएं से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा एयर पोल्यूशन में, जबकि ऐसा होता नहीं है ना। सभी लोग अगर ये सोचते बैठेंगे तो फिर तो हो जाएगी दिक्कत, फिर तो एयर पोल्यूशन को कभी कोई आप बोल सकते हो कि रोक ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि स्मोकिंग की हैबिट, सिगरेट पीने की हैबिट, क्या ये अच्छी चीज़ है? ऑब्वियस सी बात है, बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और जो धुआं निकल रहा है तो एयर पोल्यूशन तो उससे खैर होता ही है। तो जितने भी अभी तक हमने सोर्सेज पढ़े हैं वो सबके सब क्या हैं, मैन मेड सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे एयर पोल्यूशन हो रहा है। अब हम बात करते हैं किसकी, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन की। फॉरेस्ट फायर्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस आर द 2 नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। जंगलों में आग लग जाती है, इसके बारे में हमने पहले भी अपने प्रीवियस चैप्टर में बात करी है ना। जंगलों में आप बोल सकते हो कि कभी कभी गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अपने आप जो जंगलों में जो सूखी घास होती है ना, जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, तो जंगलों में जो सूखी घास फूस होती है ना, उसमें आग पकड़ जाती है। और जहाँ सूखी घास फूस में आग पकड़ी, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच क्या हुआ है, जो सूखी घास फूस है उसमें आग पकड़ी है, तो वहाँ पर आग पकड़ी है जंगल के बिल्कुल बीचों बीच, वो कहाँ से किसी को पता चलेगा? वो तो जब तक आग फैल नहीं जाती, जब तक धुआं नहीं उठने लगता, तब तक पता नहीं चलेगा कि भाई जंगल में आग लगी है। और जंगलों में जो आग लगती है, जो फॉरेस्ट फायर होती है ना, उससे जो डिस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि
पहली बात तो वही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब थोड़ी बहुत आग लगी है तो वो किसी को दिखाई नहीं देती। क्यों? अरे भाई इतने डेंस जंगल के अंदर कौन जाता है? कोई नहीं जाता। तो जंगल के एकदम बीचों बीच अगर आग लग गई है तो उस समय उसको कंट्रोल करना पॉसिबल भी होता है, लेकिन मुद्दा ये ना कि पता नहीं चलता, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत ज़्यादा ही आग फैल चुकी रहती है, और इतनी आग फैल चुकी रहती है कि उसको कंट्रोल करना, उसको काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। तब तक बहुत सारे पेड़ जल के खाक हो जाते हैं, जब तक बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो उस जंगल की आग की चपेट में आ जाते हैं। मतलब बहुत डिस्ट्रक्शन होता है कुल मिलाकर के। तो आप बोल सकते हो कि फॉरेस्ट फायर और जो ज्वालामुखी फटता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस बोलते हैं, वो आप बोल सकते हो कि ये दोनों क्या हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के, और इस पे जो है ना किसी का बस नहीं रहता। जो हुआ है वो तो होकर ही रहेगा, है ना। अगर वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, वो तो एक नेचुरल फिनोमेना है, वो तो होगा ही होगा, और जब तक होना होगा वो होता रहेगा। विच पुट्स स्मोक एंड डस्ट इनटू द एयर, ठीक है ना। चलो, एयर पोल्यूशन, अच्छा तो हमने एयर पोल्यूशन क्या होता है वो समझ लिया, और सोर्सेस क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के वो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ बैड इफेक्ट्स ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो एयर पोल्यूशन है वो ऐसा नहीं है कि एक बैड इफेक्ट कॉज करेगा या 2 या 3, बहुत सारे एयर पोल्यूशन, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बैड इफेक्ट्स कॉज करता है किसके ऊपर? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर। एयर पोल्यूशन कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन बींग्स, इट कैन किल एनिमल एंड प्लांट्स। और जो एयर पोल्यूशन है वो ह्यूमन बींग्स पे आप बोल सकते हो कि बहुत सारी हेल्थ इश्यूज जो है ना कॉज करता है। प्लांट्स और एनिमल्स को एयर पोल्यूशन, आप बोल सकते हो कि एनिमल्स और प्लांट्स की जानें भी चली जाती हैं एयर पोल्यूशन के कारण। सुनने में अजीब लगता है लेकिन होता है, ये रियलिटी है ये। इट कैन ऑल्सो डैमेज द एनवायरमेंट एंड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। अच्छा, तो कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो कि जो एनवायरमेंट है, हमारा जो टोटल एनवायरमेंट है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग वगैरह, इन सबको भी क्या होता है? डैमेज होता है एयर पोल्यूशन से। तो सिर्फ ये मत सोचना कि हम जो है ना एयर पोल्यूशन पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या कि सिर्फ जो इंसान है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, इन्हीं को केवल एयर पोल्यूशन से दिक्कत होती है। नहीं, एनवायरनमेंट में जो कुछ भी है, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, प्रॉपर्टी हो, नॉन लिविंग चीज़ें हों, ठीक है ना, जानवर हों, पौधे हों, इन सब को, इंसानों के साथ साथ इन सब को भी परेशान करता है कौन? एयर पोल्यूशन। कैसे समझेंगे अभी, देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स। आप बोल सकते हो कि थर्मल पावर प्लांट्स में और फैक्ट्रीज में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, थर्मल पावर प्लांट्स में तो मैंने आपको बताया जब तक हीट नहीं आएगी तब तक बिजली नहीं बनेगी। हीट कैसे निकलती है? कोयले को जला करके। इसी हीट को हम यूज़ करते हैं पानी को गर्म करने के लिए। पानी की बनती है स्टीम, और यही स्टीम क्या करती है? टरबाइन पे गिर करके टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बनवाती है। तो थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का कंबशन तो होता ही है, कोयले को जलाया ही जाता है चाहे जो हो जाए। इसके अलावा बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं उसमें जो मशीनरीज होती हैं उनको चलाने के लिए भी क्या चाहिए होता है? एक फ्यूल चाहिए होता है। मशीन्स को रन करवाने के लिए एक फ्यूल चाहिए होता है, और ये फ्यूल वगैरह कौन सा होता है? कोयला ही होता है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि फैक्ट्रीज़ में और थर्मल पावर प्लांट्स में जो कोयले को जलाया जाता है, उस कोयले के जलाने से आप बोल सकते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सल्फर डाइऑक्साइड बोले तो SO2, है ना। चलो, सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द मोटर व्हीकल्स। हमारी गाड़ियों में जो पेट्रोल और डीजल का जो कंबशन होता है, उस कंबशन से भी, बर्निंग से भी क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। एक्चुअली द फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड डीजल कंटेन सम सल्फर एज इम्प्योरिटी विच बर्न्स टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हमने क्या सीखा कि थर्मल पावर प्लांट्स हो गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो गई, वहाँ पर कोयले को जलाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा हम जब अपनी गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल को डालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है गाड़ी तभी चलेगी जब इन दोनों ही फ्यूल्स का कंबशन होगा। तो जब पेट्रोल और डीजल का कंबशन होता है, जब पेट्रोल और डीजल को जलाया जाता है तो भी सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कि चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि कोल, पेट्रोल, डीजल, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि सल्फर प्रेजेंट होता है एज इम्प्योरिटी। आजकल आपने देखा होगा, अगर कभी ध्यान में, मतलब कभी ध्यान दिया हो, ऑब्जर्व किया हो, अगर नहीं किया है तो अब जब नेक्स्ट टाइम आप पेट्रोल पंप जाओगे तो वहाँ देखना, आजकल कुछ आप बोल सकते हो कि पेट्रोल पंप्स पर सल्फर फ्री पेट्रोल का भी ऑप्शन दिया जाता है।
सल्फर फ्री पेट्रोल, यानी कि एक ऐसा पेट्रोल जिसमें कि सल्फर की इम्प्योरिटी नहीं होती है। जाहिर सी बात है थोड़ा सा महंगा होता है तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि पेट्रोल के ऑलरेडी दाम बहुत बढ़े हुए हैं, और ऊपर से अगर हमको कोई बोलेगा कि देखो ये वाला जो पेट्रोल है ये एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है, इसमें सल्फर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जब ऐसा आप बोल सकते हो कि सल्फर फ्री है ना, सल्फर फ्री पेट्रोल आप यूज़ करोगे तो आपकी गाड़ी भी अच्छी चलेगी और पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो कि बहुत सारे लोग जो है ना इस ऑप्शन से खुश नहीं होते हैं कि भाई हमको तो सस्ता वाला जो पेट्रोल है भले ही उसमें सल्फर क्यों ना हो हमको वही चलेगा, हमें कोई मतलब नहीं पोल्यूशन से हो रहा है नहीं हो रहा, हमको तो क्या दे दो, सस्ता वाला तेल दे दो, हमको ऐसा प्रीमियम पेट्रोल नहीं चाहिए है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि कोल, पेट्रोल, डीजल, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं जिनमें कि सल्फर प्रेजेंट होता है एज इम्प्योरिटी। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये फ्यूल्स जलते हैं, जब कोयला, पेट्रोल, डीजल जब ये जलते हैं तो इनके अंदर का जो सल्फर है उसका कंबशन होता है, और जब सल्फर का कंबशन होता है तो क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना पेट्रोल, डीजल और कोल ये कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं जिसमें कि सल्फर प्रेजेंट होता है एज इम्प्योरिटी। कैसे याद रखोगे, तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कि आजकल कुछ शहरों में कुछ पेट्रोल पंप्स में आप बोल सकते हो कि सल्फर फ्री पेट्रोल का भी ऑप्शन होता है कि भाई ये जो पेट्रोल है ये प्रीमियम क्वालिटी का है, इसमें सल्फर नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली डीजल, पेट्रोल और कोल ऐसे फ्यूल्स में सल्फर प्रेजेंट होता है एज इम्प्योरिटी, और जब इनका कंबशन होता है इन फ्यूल्स का तो इनके अंदर का जो सल्फर है वो भी जलता है, और जल करके क्या बन जाता है, बाहर कैसे निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ऑयल रिफाइनरीज ऑल्सो एमिट सल्फर डाइऑक्साइड गैस इनटू एयर, ठीक है ना। और जो ऑयल रिफाइनरीज हैं जहाँ पे ऑयल को रिफाइन किया जाता है वहाँ पे भी जो है ना वो रिफाइनरीज भी सल्फर डाइऑक्साइड को एमिट करती हैं, और कहाँ, तो सराउंडिंग एयर में ही। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज इन द पोल्यूटेड एयर कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। और आप बोल सकते हो कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये ऑब्वियस सी बात है एयर में जाकर के, देखो जो भी हार्मफुल गैस निकल रही है, चाहे वो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो, कोई सी भी ऑक्साइड गैस क्यों ना हो, जितनी भी गैसेज हैं ये अल्टीमेटली क्या हो रही हैं, एयर में ही जाकर के मिक्स हो रही हैं, और इसी एयर को हम क्या करते हैं, बेसिकली इनहेल करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम ऐसी सल्फर डाइऑक्साइड रिच एयर को इनहेल करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, कोई पौष्टिक चीज़ तो है नहीं कि उसको अगर हमने इनहेल किया है तो हम क्या हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, नहीं, हार्मफुल गैस है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाते हैं। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। इट मे इवन कॉज परमानेंट लंग डैमेज, और कभी कभी तो आप बोल सकते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड से परमानेंट डैमेज देखने को मिलता है, कहाँ, फेफड़ों में, लंग्स में। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन पोल्यूटेड एयर प्रोड्यूसेस एसिड रेन। अब इसका क्या मतलब है भाई, कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो कि एयर में आप बोल सकते हो कि प्रेजेंट होती है, वो एसिड रेन कॉज करती है, करती तो है। अब वो कैसे करती है वो मैं आपको समझाऊंगी अगले सेशन में। पहले भी मैंने आपको हिंट तो दिया ही है, लेकिन हाँ कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस एग्जैक्टली जो कि एयर में प्रेजेंट होती है ना, एयर में प्रेजेंट सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसे एसिड रेन कॉज करवाती है वो मैं आपको बताऊंगी अगले सेशन में। लेकिन अभी के लिए आप इतना मान के चलो कि हाँ ये होता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो आप बोल सकते हो कि एयर में मिक्स होकर के एसिड रेन कॉज करवाती है। ये होता तो है, कैसे होता है ये हम समझेंगे अपने अगले सेशन में। आगे की बात हम करते हैं। दिस एसिड रेन डैमेजेस ट्रीज, प्लांट्स, सॉइल, एक्वेटिक एनिमल लाइक फिशेस, स्टैचूज, बिल्डिंग्स एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। तो कुल मिलाकर के ये जो एसिड रेन है, देखो एसिड रेन के बारे में हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, लेकिन हाँ अभी के लिए आप ये समझ सकते हो बेसिकली ब्रीफ में कि एसिड रेन कॉज करने में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, कैसे प्रेजेंट हो रही है, सोर्सेज मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही क्या करती है, एसिड रेन कॉज करवाती है। और ऑब्वियस सी बात है बारिश आती है नीचे, तो ऐसा तो नहीं कि बारिश जो है ना एक लिमिटेड लैंड पोर्शन में ही आकर के गिरती है, नहीं, वो तो सब दूर आकर के गिरती है। नदी के पानी में भी मिक्स होगा बारिश का पानी, मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं हमारे, जो स्टैचूज़ हैं उनके ऊपर भी एसिड रेन गिरती, मतलब बारिश का पानी गिरता है। और खेत खलियान में भी जो है ना आप बोल सकते हो कि बारिश का पानी गिरता है। तो बेसिकली इस बारिश के पानी में है क्या, ये वैसे देखा जाए तो बारिश का जो पानी है वो मीठा माना जाता है, लेकिन ये जो बारिश का पानी है वो क्या हो चुका है, एसिडिक हो चुका है, उसमें एसिड प्रेजेंट है। तो जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ ये एसिड रेन गिरेगी वहाँ वहाँ डैमेज होगा, मॉन्यूमेंट्स पर, स्टैचूज़ पर, हिस्टोरिकल आप बोल सकते हो कि मॉन्यूमेंट्स पर, बिल्डिंग्स पर, है ना,
नदी के पानी में मिल रहा है तो नदी का जो पानी है वो ख़राब हो रहा है, नदी का पानी ख़राब हो जाएगा तो फिर नदी में जो एक्वेटिक लाइफ है, जो फिशेस वगैरह जो हैं, भाई कौन से फिश को अच्छा लगता है कि एसिड वाले पानी में रहना, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उनके बस में भी कुछ नहीं है ना। फिर इसके अलावा आप बोल सकते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डेडली एयर पोल्यूटेंट कॉल्ड स्मॉग। स्मॉग आप बोल सकते हो कि इसका जो फॉर्मेशन है स्मॉग का, वो आप क्लास 9th में जाके पढ़ोगे। क्लास 9th में मैं ही आपको पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से स्मॉग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए क्लास 8th में, क्योंकि आप हो तो क्लास 8th में हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आप इतना समझ लीजिए कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये एसिड रेन बना रही है। उससे अगर आप बोल सकते हो कि काम नहीं हुआ तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये क्या करती है, एक डेडली एयर पोल्यूटेंट जिसको कि हम क्या बोलते हैं स्मॉग, ये वो भी बनाने में कंट्रीब्यूट करती है। एक डेडली एयर पोल्यूटेंट होता है स्मॉग, और इस स्मॉग को बनाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस कंट्रीब्यूट करती है। कभी कभी देखो स्मॉग की जो प्रॉब्लम है ना, ये आप बोल सकते हो कि इंडिया में दिल्ली के अंदर बहुत है और लॉस एंजलिस वगैरह में, कैलिफोर्निया के अंदर बहुत है। स्मॉग से क्या होता है कि जो विजिबिलिटी है, ठीक है ना, वो आप बोल सकते हो कि काफ़ी कम हो जाती है, तो ड्राइविंग वगैरह में दिक्कत होती है। जैसे कि धुंधला धुंधला सब हो जाता है ना एकदम, कि ठंड है, बहुत कोहरा पड़ रहा है, तो कोहरे में आप बोल सकते हो कि ड्राइव करना डिफ़िकल्ट होता है। वैसे ही स्मॉग एक ऐसी चीज़ है, बेसिकली एक ऐसा एयर पोल्यूटेंट है जो कि बिना ठंड के ही क्या कर सकता है, आप बोल सकते हो कि विजिबिलिटी को कम कर सकता है ना। और इसके अलावा स्मॉग जब एयर में प्रेजेंट होता है तो वो एयर बहुत हैवी हो जाती है, और उस एयर को फिर इनहेल करना, जिसमें कि क्या है ऑलरेडी स्मॉग है, तो ऐसी स्मॉग रिच एयर को इनहेल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो बेसिकली जब सांस लेने में दिक्कत होगी तो ऑब्वियस सी बात है तकलीफ तो होगी, है ना। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि जो स्मॉग है वो एक डेडली एयर पॉल्यूटेंट है, क्योंकि ये विजिबिलिटी को कम कर देता है और ये हवा को काफ़ी हैवी बना देता है, हार्ड टू ब्रीथ बना देता है। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल इन आर मोटर व्हीकल्स में जो पेट्रोल और डीजल डलता है उसमें जब कंबशन होता है उनका फ्यूल्स का, तो उनकी बर्निंग से आप बोल सकते हो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं। दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ कोल इन द फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स। फैक्ट्रीज और थर्मल पावर प्लांट्स में जो कोल की बर्निंग होती है उससे भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। एक्चुअली हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल एंड कोल मेक्स सम ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ एयर टू कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। जैसे कि हमने सल्फर में क्या देखा था, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में हमने क्या देखा था कि हमारे जो फ्यूल्स हैं जैसे कि कोल, पेट्रोल, डीजल, इनमें सल्फर प्रेजेंट होता है एज इम्प्योरिटी, और जब इन फ्यूल्स को जलाया जाता है तो इनके अंदर का जो सल्फर है वो बाहर निकलता है। कैसे? तो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है ना। इन फ्यूल्स के अंदर जो भी सल्फर होता है वो बाहर निकलता है। जब इन फ्यूल्स को जलाएंगे तो सल्फर बाहर निकलेगा इनका कैसे बाहर निकलेगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि थर्मल पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज में जो कोल का कंबशन होता है उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं। गाड़ी में जो फ्यूल का कंबशन हो रहा है उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आप बोल सकते हो कि बन रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है? तो आप बोल सकते हो कि जब भी फ्यूल्स का, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और कोल का, इनका कंबशन होता है, इनको जब जलाया जाता है तो आप बोल सकते हो कि हाई टेम्परेचर जो है ना प्रोड्यूस होता है, एंड आप बोल सकते हो कि सम ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ एयर। अच्छा, तो जब भी फ्यूल्स का कंबशन हुआ, पेट्रोल का, डीजल का, आप बोल सकते हो कि कोल का, तो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हुआ। ये हाई टेम्परेचर क्या करता है, हमारी सराउंडिंग एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो हमारी सराउंडिंग एयर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है, तो ये हाई टेम्परेचर फोर्स कर देता है कुछ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कि वो आपस में कंबाइन हो जाए और क्या बना ले, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लें। आई बात समझ में कि जब भी फ्यूल्स का कंबशन होता है, कोल, पेट्रोल और आप बोल सकते हो कि डीजल, तो इनके कंबशन से, इनकी बर्निंग से हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, और यही हाई टेम्परेचर क्या करता है, इट मेक्स सम ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ एयर टू कंबाइन। एयर में जो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है, तो आप बोल सकते हो कि उस नाइट्रोजन में से थोड़ा सा नाइट्रोजन और जो
ऑक्सीजन है उसमें से थोड़ी सी ऑक्सीजन को, भाई जो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हुआ है वो हाई टेम्परेचर सराउंडिंग एयर की कुछ नाइट्रोजन और कुछ ऑक्सीजन को फोर्स करता है कि भाई तुम आपस में मिल जाओ, और जहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे क्या बनेंगे, अलग अलग टाइप के नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बन जाएंगे। Oil refineries also produce and emit nitrogen oxides into the air. Nitrogen oxides attack the breathing system and lead to lung congestion. तो बेसिकली ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है ना, ये हमारे पूरे ब्रीदिंग सिस्टम को अटैक करते हैं और लंग कंजेशन जो है ना बेसिकली कॉज करते हैं। दे ऑल्सो अटैक स्किन, हमारी स्किन पे भी जो है ना ये बेसिकली अटैक करते हैं। कौन? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। जस्ट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड एयर प्रोड्यूस एसिड रेन। अच्छा, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब एयर में प्रेजेंट होती है तो वो एसिड रेन कॉज करती है, वैसे ही जब एयर में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एयर में रह करके एसिड रेन कॉज करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग, और नाइट्रोजन जैसे कि आप बोल सकते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड स्मॉग का फॉर्मेशन करता है, वैसे ही नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं वो भी क्या करते हैं, स्मॉग के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। स्मॉग इज अ डेडली एयर पोल्यूटेंट। देखो जैसे कि मैं आपको बता रही थी ना कि जब ठंड बहुत पड़ती है तो खूब कोहरा आ जाता है, कोहरे के कारण आप बोल सकते हो कि जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है, सब धुंधला धुंधला नज़र आता है। देखो यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पर देखो ये सेम आप बोल सकते हो कि एक जगह का व्यू है, एक प्लेस का है ना व्यू है, यहाँ पर व्यू एकदम क्लियर है, विजिबिलिटी है एकदम प्रॉपर, आप दूर तक जो है ना ये सबसे जो दूर वाली बिल्डिंग्स हैं इनको भी आप देख सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये जो पूरी इमेज है ना इसको हम हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत बड़ी है लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, देखो विजिबिलिटी कम हो गई है। कम क्यों हुई है? क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि आप बोल सकते हो कि यहाँ पर इस सिचुएशन में जो सराउंडिंग एयर है ना, उस सराउंडिंग एयर में क्या मिला हुआ है, स्मॉग मिला हुआ है। स्मॉग क्या होता है? तो एक डेडली एयर पोल्यूटेंट है विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मॉग बेसिकली बनता है दो चीज़ों से, स्मॉग बनता है दो चीज़ों से, एक स्मोक जिसको कि हम धुआं बोलते हैं और दूसरा होता है क्या, फॉग। ठीक है ना, तो स्मॉग बनता है दो चीज़ों से, स्मोक एंड फॉग से। स्मोक हम सबको पता है धुआं, लेकिन ये फॉग क्या चीज़ है? द माइन्यूट वाटर पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग कोल्ड वेदर इन विंटर इज कॉल्ड फॉग। देखो हम सबको पता है कि हमारे सराउंडिंग एयर, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे सराउंडिंग एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं। हमारी सराउंडिंग एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं जिसके कारण हमारे जो सराउंडिंग एयर है वो आप बोल सकते हो कि थोड़ी सी मॉइस्चर वाली रहती है। आपने सुना होगा कि जब भी बारिश का सीज़न आता है, जब बारिश का टाइम आता है तो आपने अपने घर के बड़े लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि आज बहुत उमस है, आज हवा में बहुत उमस है। ये उमस का मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि वैसे ही हमारी सराउंडिंग एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं, और जब बारिश का समय आता है, जब रेनी सीजन आता है तो उस समय वाटर वेपर्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारी सराउंडिंग एयर में वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। आई बात समझ में? ये हमारे सराउंडिंग एयर में वैसे ही वाटर वेपर्स होती है, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो बारिश के मौसम के कारण आप बोल सकते हो कि बारिश के कारण सराउंडिंग एयर में वाटर वेपर्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। अब जितनी ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगी सराउंडिंग एयर में तो सराउंडिंग एयर क्या हो जाएगी, और मॉइस्चर वाली हो जाएगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, हमारी सराउंडिंग एयर में वाटर वेपर्स होती हैं जिसके कारण हमारी जो सराउंडिंग एयर है वो एकदम ड्राई नहीं होती, थोड़ी सी मॉइस्चर वाली होती है। लेकिन बारिश के टाइम पे ये मॉइस्चर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि बारिश का सीजन है ना, बारिश का टाइम है, तो बारिश हुई जिसके कारण हमारी जो सराउंडिंग एयर है उस सराउंडिंग एयर में आप बोल सकते हो कि वाटर वेपर्स बढ़ जाती हैं। अब अगर वाटर वेपर्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा सराउंडिंग एयर में तो जो हवा है वो बेसिकली आप बोल सकते हो कि नमी वाली हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, कि बहुत ह्यूमिडिटी है, आज बहुत नमी है हमारी आसपास की हवा में। आई बात समझ में? अब इसके बाद में क्या हुआ, ठंड का टाइम आ गया, है ना, कोल्ड वेदर आ गया,
विंटर सीजन में। तो उसमें हुआ क्या कि द माइन्यूट वाटर पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग कोल्ड वेदर इन विंटर इज कॉल्ड फॉग। अब क्योंकि ठंड का मौसम आ गया है तो जो सराउंडिंग एयर है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया है, बेसिकली कम हो गया है। देखो थोड़ी बहुत ठंड पड़ती है तो जो धुंध है वो ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जब कुछ ज़्यादा ही ठंड बढ़ जाती है तो आप बोल सकते हो कि कोहरा छा जाता है। क्यों कोहरा, फॉग मतलब क्या, कोहरा ही होता है, ठीक है ना। तो ये फॉग क्यों आया, ठंड के बढ़ने से क्यों आया, क्योंकि जब ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो सराउंडिंग एयर का जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है, सराउंडिंग एयर का जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है, कम हो जाता है। अब इसी एयर में क्या है, सस्पेंडेड वाटर वेपर्स है। मैंने बताया ना कि हमारी एयर में, सराउंडिंग एयर में वाटर वेपर्स होती हैं, लेकिन जब इसी एयर का, भाई एयर में क्या है, वाटर वेपर्स हैं, जब इसी एयर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो ये जो वाटर वेपर्स हैं, ये वाटर वेपर्स आप बोल सकते हो कि कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, वाटर ड्रॉपलेट में। ये कन्वर्ट हो जाती है, बेसिकली ये कंडेंस हो जाती है किसमें, वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो ये जो सस्पेंडेड माइन्यूट वाटर पार्टिकल्स हैं, जो ड्रॉपलेट्स हैं, कहाँ, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग कोल्ड वेदर इन विंटर्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली फॉग बोलते हैं। कि वैसे भी सराउंडिंग एयर में क्या थी, वाटर वेपर्स थी। बारिश के मौसम में वाटर वेपर्स का जो कंटेंट है, जो कॉन्सेंट्रेशन है सराउंडिंग एयर में, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी हो गई है। और ठंड के टाइम पे क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो कोहरा आ जाता है। कोहरा क्यों आया है कि जब ठंड ज़्यादा पड़ी तो एयर का टेम्परेचर कम हो गया और इसी एयर में जो वाटर वेपर्स हैं वो बेसिकली कंडेंस हो गई किसमें, वाटर ड्रॉपलेट्स में या वाटर पार्टिकल्स में। तो ये जो माइन्यूट, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि आपको जो है ना वाटर वेपर्स ऐसी दिखाई दें, या ठंड के मौसम में जो वाटर वेपर्स कंडेंस हुई हैं वाटर पार्टिकल्स में, ड्रॉपलेट्स में, वो आपको दिखाई दें, ऐसा दिखाई नहीं देती हैं। क्यों, क्योंकि बहुत छोटी होती है, एकदम माइन्यूट होती है। तो ठंड के मौसम में जो वाटर, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है सराउंडिंग एयर का, तो सराउंडिंग एयर में जो वाटर वेपर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाती है, कंडेंस हो जाती है किसमें, आप बोल सकते हो कि वाटर पार्टिकल्स में। और ये जो माइन्यूट वाटर पार्टिकल्स हैं जो कि सस्पेंडेड होते हैं सराउंडिंग एयर में नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। स्मोक कंटेन टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी कार्बन पार्टिकल्स, जो धुआं होता है स्मोक, उसमें आप बोल सकते हो कि टाइनी कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, एंड हार्मफुल गैसेस सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। द कार्बन पार्टिकल्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा ऑफ स्मोक कंबाइन विद द कंडेंस्ड वाटर वेपर कॉल्ड फॉग टू फॉर्म स्मॉग। मैंने आपको क्या बोला कि जो स्मॉग है वो किससे बनता है, स्मोक और फॉग से बनता है। स्मोक में आप सबको पता है कि क्या होगा, भाई धुएं में क्या होता है, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह होते हैं। फॉग क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। तो जब आप स्मोक और फॉग को मिलाते हो तो क्या बन जाता है, स्मॉग बन जाता है। इस स्मॉग में होता क्या है, देखो डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में, ध्यान से देख लो। द कार्बन पार्टिकल्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये है क्या, ये स्मोक के है ना। तो कार्बन पार्टिकल्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा ऑफ स्मोक कंबाइन करते हैं किसके साथ, कंडेंस्ड वाटर वेपर्स के साथ, यानी कि फॉग के साथ। भाई फॉग है क्या, कंडेंस्ड वाटर वेपर्स ही तो हैं कि ठंड के मौसम में सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर कम हो गया, तो जो सराउंडिंग एयर में वाटर वेपर्स थी वो वाटर वेपर्स आप बोल सकते हो कि क्या हो गई, कंडेंस हो गई। किसमें कंडेंस हो गई, तो वाटर पार्टिकल्स में या वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो सराउंडिंग एयर में जो स्मोक है, स्मोक में जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हैं, ये सभी के सभी क्या करते हैं, फॉग में आप बोल सकते हो कि जो कंडेंस्ड वाटर वेपर्स हैं उनके साथ जाकर के मिक्स हो जाते हैं। आई बात समझ में कि स्मोक में, धुएं में कार्बन के पार्टिकल, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये सब जो गैसेस है ना, ये आप बोल सकते हो कि जाकर के फॉग के कंडेंस्ड वाटर वेपर्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर के क्या बना लेते हैं, स्मॉग बना लेते हैं। स्मॉग कॉजेज कफ एंड एग्रीवेट्स
मेक्स वर्स अस्थमा एंड अदर लंग डिसीजेस स्पेशली इन चिल्ड्रन। और ये जो स्मॉग है ना, ये इतना बुरा होता है कि ये आप बोल सकते हो कि तरह तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करता है, अस्थमा को भी जो है ना कई हद तक बढ़ा देता है। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी जो सराउंडिंग एयर है वो फिर भी क्या होती है, ब्रीदेबल होती है, हम उसमें सांस ले पाते हैं। लेकिन जब इस सराउंडिंग एयर में स्मॉग आ जाता है तो स्मॉग की प्रेजेंस के कारण जो एयर है वो हार्ड टू ब्रीद हो जाती है, यानी कि वो वाली एयर जिसमें कि स्मॉग है उसमें हम सांस नहीं ले पाते हैं। और अगर हम सांस लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो स्मॉग है ये भी क्या होता है, हमारे बॉडी में जाता है, हमारे लंग्स में जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है और वहां जाकर के तरह तरह के डिसऑर्डर्स कॉज करता है। देखो जो नॉर्मल हमारी जो लंग्स होती, जो हेल्दी लंग्स होती हैं, वहां पर आप बोल सकते हो कि लंग्स, देखो हमारा जो माउथ है, माउथ नहीं, हमारे जो नोस्ट्रिल्स हैं, नोस्ट्रिल्स के अंदर क्या होती है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के और नीचे जाओगे तो आपको जो है ट्यूब मिलेगी, फिर इसके और नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, विंड पाइप मिलेगा। और ये जो विंड पाइप होता है जिसको कि हम ट्रैकिया बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में, यही ट्रैकिया क्या करता है, लंग्स में हवा को लेकर के जाता है। जो भी सपोज हमने इनहेल करी है एयर, तो अब ये जो इनहेल्ड एयर है ये कहां जाएगी, हमारे लंग्स में जाएगी। लंग्स में कैसे जाएगी, तो जो विंड पाइप है, जो ट्रैकिया है, उसके थ्रू आप बोल सकते हो कि हवा कहां जाती है, लंग्स में जाती है। अब ये आप बोल सकते हो कि जो विंड पाइप है, ठीक है ना, विंड पाइप भी आप बोल सकते हो कि लंग्स के, देखो ऊपर से तो आपको यहाँ पर एक कॉमन पैसेज, मतलब एक ही पैसेज दिखेगा एयर का जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, लेकिन ये ट्रैकिया, ये विंड पाइप लंग्स के लेवल पे जाकर के फर्दर और पाइप्स में जाकर के डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। कि जैसे कि ये क्या है, विंड पाइप है, ट्रैकिया है, ये क्या आ गई, अपनी लंग्स आ गई। तो लंग्स के लेवल पे आकर के जो ट्रैकिया है सबसे पहले तो दो पाइप में डिवाइड हो जाता है, दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, और इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो कि ब्रोंकाई बोलते हैं, सिंगुलर ब्रोंकस। और क्योंकि ट्रैकिया दो ट्यूब में डिवाइड हो रहा है तो उन दोनों ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर ये जो दो ब्रोंकाई है ये फर्दर और छोटी छोटी ट्यूब्स में जाकर के डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो हेल्दी आप बोल सकते हो कि लंग्स जो होती हैं, देखो उनका आप बोल सकते हो कि मतलब जो इंसान हेल्दी है, जिसको कि ऐसा कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी जो ब्रोंकाई वगैरह हैं वो देखो कितनी खुली खुली रहती हैं। और जिनको एस्थमा होता है उनकी ब्रोंकाई देखो कितनी क्लोज है, कितनी नैरो है। ऑलरेडी जिनको एस्थमा होता है उनकी आप बोल सकते हो कि जो ट्यूब्स होती हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, वो ट्यूब्स नैरो हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं और म्यूकस वगैरह सेक्रेट होने लगता है, तो जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर क्या होता है, कभी कभी जब एस्थमा का अटैक पड़ता है तो कुछ इस तरीके से पंप से दवाई ली जाती है, और ये दवाई जाकर के क्या करती है, ये जो देखो ऑलरेडी एस्थमा की जो पेशेंट्स हैं उनकी ट्यूब कैसी होती है, मतलब आप बोल सकते हो कि नैरो हो जाती हैं, और जब एस्थमा का अटैक पड़ता है तो ये जो ट्यूब्स हैं वो और नैरो हो जाती हैं। तो भाई सांस आप बोल सकते हो कि अंदर बाहर कैसे जाएगी, इन ट्यूब्स के थ्रू ही जाएगी। अब जब यही ट्यूब्स क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, तो फिर सांस इंसान लेगा कैसे। और एग्जैक्टली यही तो होता है, जो एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं जब उनको अटैक पड़ता है तो वो सांस नहीं ले पाते हैं। क्यों, क्योंकि जब अस्थमा का अटैक पड़ता है तो उनकी जो ट्यूब्स होती हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, ये ट्यूब्स और नैरो हो जाती हैं और ब्लॉक हो जाती हैं। और जब ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएंगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी ना। फिर ऐसे दवाई ली जाती है पंप से, ये दवाई क्या करती है, इंस्टेंटली जाकर के जो ब्लॉकेज है ट्यूब का वो थोड़ा सा कम कर देती है, गायब नहीं करती है। ये दवाई जाकर के इंस्टेंटली ट्यूब्स के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको खोलती है, ताकि ट्यूब में आप बोल सकते हो कि हवा को आने जाने की जगह मिल जाए, ट्यूब में हवा को आने जाने की जगह मिल जाए, इसके लिए ये दवाइयां ली जाती हैं। और फिर इसके बाद में जब आने जाने की जगह मिल जाएगी, जब ट्यूब से आप बोल सकते हो कि हवा प्रॉपरली आएगी जाएगी, तो जो पेशेंट है फिर वो नॉर्मल हो जाता है। आई बात समझ में। तो ये बेसिकली जो रेस्पिरेटरी ट्यूब्स का जो ब्लॉकेज होता है, ये क्यों हो रहा है ब्लॉकेज, स्मॉग के कारण। अदरवाइज हमारी लंग्स तो ऐसी होती हैं, इनकी ट्यूब्स देखो अच्छी खासी हैं, अच्छा खासा जो है ना इनसे हवा आर पार जा सकती है, यहाँ वहां जा सकती है, ऊपर नीचे। लेकिन क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, स्मॉग इतना ज़्यादा है कि अगर इस स्मॉग रिच एयर को हम इनहेल करते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो ट्यूब्स हैं वो कुछ इस तरीके से जाकर के ब्लॉक हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। आई बात समझ में। कार्बन मोनोऑक्साइड आप बोल सकते हो कि
Carbon monoxide is produced by the incomplete combustion of fuels like wood, coal, kerosene, petrol, diesel in homes, factories and motor vehicles. The exhaust gases of motor vehicles, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड आप बोल सकते हो कि तभी प्रोड्यूस होता है जब फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि अगर लकड़ी सूखी है तो वो जल जाएगी, जब लकड़ी गीली होती है तो पहली बात तो वो जलती मुश्किल से है और धुआं बहुत निकालती, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। द एग्जॉस्ट गैसेज ऑफ मोटर व्हीकल्स जैसे कि कार, बसेस, ट्रक्स एक्सेट्रा कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड विच दे एमिट इनटू एयर। Incomplete combustion of fuels which produces carbon monoxide takes place in insufficient supply of air. तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जब हम अपनी गाड़ियों में जब गाड़ी चलाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूल डालते हैं, जब इन फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उस इनकम्प्लीट कंबशन के कारण ही क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। सिगरेट स्मोक ऑल्सो कंटेन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। Carbon monoxide is very poisonous gas. When inhaled, carbon monoxide combines with hemoglobin of our blood and reduces oxygen carrying capacity of blood. Due to this, blood is not able to carry sufficient oxygen to our body parts. This lack of oxygen causes respiratory problems, breathing problems. It causes suffocation. कई बार आपने सुना होगा कि ठंड का टाइम था तो एक जो परिवार है वो उसने क्या करा, लकड़ी जलाई, कंडे वगैरह जलाए घर के अंदर और घर के सब खिड़की दरवाजे बंद कर करके सो गए। अब जब सुबह उठे तो वो लोग उठे ही नहीं, पूरी की पूरी फैमिली क्या हो गई, डेथ हो गई। क्यों डेथ हो गई, क्योंकि भाई ठंड का मौसम था, घर में बहुत ठंड थी, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा आग लगाते हैं, आग जलाते हैं तो घर में थोड़ी सी गर्मी आएगी। अब क्योंकि बाहर ठंड थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो जितने भी घर के खिड़की दरवाजे थे वो सब बंद कर लिए। अब क्या हुआ, घर में आप बोल सकते हो कि आग जला करके, ऑब्वियस सी बात है आग जली तो थोड़ी सी घर में गर्मी आ गई, और जब गर्मी आई तो सब लोग क्या हो गए, सो गए। अब क्योंकि वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं था, भाई देखो इनकम्प्लीट कंबशन मतलब क्या, जैसे कि हमने बोला ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड तब प्रोड्यूस होती है जब फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन हो। इनकम्प्लीट कंबशन मतलब क्या, ऐसा कंबशन जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी हो। प्रीवियस सेशन में हमने देखा है कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन कितनी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो अगर ऑक्सीजन आप बोल सकते हो कि इनफ क्वांटिटी में नहीं है तो कंबशन कंप्लीट नहीं होगा, कंबशन आप बोल सकते हो कि इनकम्प्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की कमी से, हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीजन की कमी से कंबशन क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। और जब फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जो परिवार है, ठंड का मौसम था तो उन्होंने सोचा कि चलो घर में जो है ना आग लकड़ी में लगा देते हैं, कंडों में लगा देते हैं, और घर के जो दरवाजे खिड़की हैं वो सब बंद कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ठंड थी। अब क्या हुआ, जैसे घर में थोड़ी सी गर्मी आई, सबके सब सो गए। अब हुआ क्या, क्योंकि घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे तो वो जो लकड़ी में आग लग रही थी, वो जो कंबशन हो रहा था, उस कंबशन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई प्रॉपर ऑक्सीजन, देखा जाए तो घर के बाहर अगर आप डबल ट्रिपल क्वांटिटी में लकड़ी जलाओगे तो नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, लेकिन घर के अंदर जब जलाई लकड़ी थोड़ी सी तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, तो जो लकड़ी का कंबशन हो रहा था उस कंबशन में ऑक्सीजन नहीं आ पा रही थी। अब क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई तो लकड़ी का इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, और जब इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई। और यही कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हुआ, पूरे के पूरे परिवार ने क्या करी, इनहेल कर ली। अब जब लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करा, इनहेल किया, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड उनकी बॉडी में चली गई। बॉडी में जाकर के क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड ने अपना कमाल दिखाया। क्या कमाल दिखाया कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन के साथ जाकर के मिल गई, जिससे क्या हुआ भाई, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को बाइंड करना, ऑक्सीजन को कैरी करना। अब जब कार्बन, देखो हीमोग्लोबिन को किसी ना किसी के साथ में जुड़ना होता है। अब अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर के क्या करता है, अपना काम चलाता है। अब क्या हुआ, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी के अंदर आ गई और कार्बन मोनोऑक्साइड डोमिनेंट थी, शक्तिशाली थी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने बोला हीमोग्लोबिन को कि कोई जरूरत नहीं है ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करने की, मेरे साथ करो। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है,
O2 को छोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है। इससे क्या होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। देखो हीमोग्लोबिन क्या, देखो हमारा जो ब्लड है, ब्लड क्या करता है, हर एक बॉडी के सेल तक, हमारे बॉडी में ब्लड जो है हर एक बॉडी के सेल तक ऑक्सीजन सप्लाई करता है। कैसे सप्लाई करता है, तो ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है। अब जहां 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 ब्लड जाएगा वहां वहां हीमोग्लोबिन जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ साथ ऑक्सीजन भी जाती है। तो होता क्या है, हर एक बॉडी के सेल को ऑक्सीजन मिल जाती है, क्योंकि भाई ब्लड तो पूरी बॉडी में फ्लो करता है ना, हमारे स्कैल्प से लेकर के हमारे टो तक, नाखूनों के नीचे तक, हर जगह क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड फ्लो करता है। तो हर जगह आप बोल सकते हो कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जाता है। लेकिन अब क्या हुआ, हीमोग्लोबिन ने अपनी फ्रेंडशिप कर ली किसके साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। अब जो हीमोग्लोबिन है, ऐसा नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना बॉडी के अंदर गई, इनहेल करी, तो अब जो है ब्लड फ्लो नहीं होगा। ब्लड तो फ्लो हो रहा है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो भी फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं है, ब्लड फ्लो हो रहा है, उसके अंदर का जो हीमोग्लोबिन है वो भी फ्लो हो रहा है। लेकिन अब जो हीमोग्लोबिन फ्लो कर रहा है वो अपने साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी कर रहा है। यानी कि अब बॉडी के सेल पर, बॉडी डिफरेंट सेल्स है ना, उन बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं जा रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है। अब जो बॉडी के सेल्स हैं वो भी परेशान हो गए कि भाई हमको तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से चली आई भाई। तो हीमोग्लोबिन तो जा रहा है हर एक बॉडी के सेल तक, लेकिन उसके साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बैठ करके जा रही है, ऑक्सीजन नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या कि बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और अगर बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो बॉडी के सेल्स मर जाएंगे। अब अगर बॉडी को बनाने वाले सेल्स ही मर जाएंगे तो फिर बॉडी कहां से बचेगी भाई। इसीलिए क्या हुआ, वो पूरा का पूरा परिवार अगले दिन सुबह जो है ना उठ ही नहीं पाया, पूरी की पूरी फैमिली की क्या हो गई, डेथ हो गई। क्यों, ओवरनाइट ये चीज हुई कि कंटिन्यूअसली उनके घर के अंदर लकड़ी जल रही थी, घर के खिड़की दरवाजे बंद थे, तो ऑक्सीजन की सप्लाई हुई नहीं, ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसके कारण लकड़ी का जो कंबशन हुआ लेकिन इनकम्प्लीट हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई। और यही कार्बन मोनोऑक्साइड सभी के सभी घर वालों ने क्या करी, इनहेल कर ली। क्यों, अरे वो तो सो रहे थे ना, सोते सोते क्या पता चलेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं हवा में, ये ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करी, उनने सोते सोते इनहेल कर ली, और यही कार्बन मोनोऑक्साइड उनकी बॉडी में गई और धमाल मचा दिया उसने। अंदर जाकर के हीमोग्लोबिन को बोला कि कोई जरूरत नहीं है O2 के साथ में ज्वाइन करने की, हमारे साथ करो, हमारे साथ। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में ज्वाइन कर लेता है। बॉडी के सेल्स में आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और बॉडी के सेल मर जाते हैं। अब अगर वो मर जाएंगे तो फिर इसके बाद में आप समझ सकते हो कि इंसान कहां बचेगा। तो पूरी की पूरी फैमिली क्या होती है, अगले दिन डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इससे क्या होता है, सफोकेशन होती है। इफ टू मच carbon monoxide is inhaled, it may cause even death. Carbon dioxide, it is produced in the excessive amounts by the burning of large quantities of fuels such as wood, coal, kerosene, petrol, diesel, LPG, CNG in homes, factories and other motor vehicles. मतलब कुछ भी जला लो, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। दो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड आप बोल सकते हो कि एयर का एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है, एयर में प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली, लेकिन जो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इज कंसिडर्ड एज pollutant because it produces undesirable change in the environment. Carbon dioxide is the main greenhouse gas which traps the sun's heat in the earth's atmosphere by producing greenhouse effect which leads to global warming. अब ये क्या बला है ग्रीनहाउस इफेक्ट, ये मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगी, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी हमारे अगले सेशन में, अपकमिंग सेशंस में, ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC। देखो इसमें कार्बन भी है, क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द केमिकल कंपाउंड्स मेड अप ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड कार्बन एलिमेंट्स। दे आर कॉमनली नोन एज CFCs। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली CFCs बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड एरोसॉल स्प्रेज। सो ऑल द सोर्सेज रिलीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एयर। AC चलता है ना, AC नहीं होगा घर में तो फ्रिज तो होगा। तो ये सब के सब क्या करते हैं, जब ये मशीन्स चलती हैं AC, फ्रिज वगैरह, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज करते हैं कहाँ, हवा में, एयर में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर इंडस्ट्रियली यूजफुल गैसेस बट दे ऑल्सो बिहेव एज एयर पोल्यूटेंट्स बिकॉज ऑफ देयर डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द ओजोन लेयर। देखा जाए तो इंडस्ट्रियली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये यूजफुल गैसेस होती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, ये आप बोल सकते हो कि ये बहुत ही बुरे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बहुत ही बुरे एयर पोल्यूटेंट हैं, क्योंकि ये ओजोन लेयर को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। ओजोन लेयर आप बोल सकते हो कि हमारे
अर्थ के एटमॉस्फेयर की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये ओजोन लेयर हमारे अर्थ को, उसके सरफेस को सन की जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं उससे प्रोटेक्ट करती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर डिप्लीटिंग द यूजफुल ओजोन लेयर ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर। दिस हैपेंस एज फॉलोज। देखो होता क्या है कि इंडस्ट्रीज में आप बोल सकते हो कि CFCs जो है ना, मतलब प्रोड्यूस हुए हैं, है ना। तो ये सभी के सभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ आ गए हैं, एयर में आ गए हैं। अब क्या हुआ, सन की सनलाइट आई, सन की सनलाइट से हुआ क्या कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ये टूट गए। टूटने के बाद आप बोल सकते हो कि जो क्लोरीन, भाई देखो ना यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में फ्लोरीन है, क्लोरीन है और कार्बन है। तो जब क्या हुआ, आप बोल सकते हो कि CFCs अलग अलग सोर्सेज से एयर में पहुंच गए। एयर में पहुंचने के बाद हुआ क्या, जो सनलाइट है, सनलाइट के कारण जो CFCs हैं वो टूट गए। टूटने से क्या हुआ, क्लोरीन जो है ना निकल आया बाहर। अरे भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में क्लोरीन होता है। तो जब सन की सनलाइट पड़ी, भाई CFCs एयर में आ गए। एयर में आने के बाद हुआ क्या, जो सनलाइट है, सनलाइट कहां पड़ी, CFCs के ऊपर पड़ी। कहां पड़ी सनलाइट, CFCs के ऊपर पड़ी। उससे हुआ क्या कि जो CFCs हैं वो टूट गए। क्लोरीन आप बोल सकते हो कि बाहर निकली, और ये जो क्लोरीन है ये जाके क्या करती है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करके आ जाती है। ओजोन आप बोल सकते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये हमारे अर्थ को, उसके सरफेस को, हमको सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशंस से बचाती है। इसका मतलब क्या कि ओजोन लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हो क्या रहा है, जो CFCs आ रहे हैं एयर में अलग अलग सोर्सेज से, ये CFCs सनलाइट के कारण टूट जाते हैं। तो क्लोरीन निकलता है टूटने पर, और यही क्लोरीन क्या करता है, आप बोल सकते हो कि ऊपर जाकर के ओजोन को खा करके आ जाता है। तो ओजोन लेयर में आप बोल सकते हो कि क्या हो रहा है, होल हो रहा है। अब अगर ओजोन लेयर में होल होगा तो सन की जो हार्मफुल रेडिएशंस है, यूवी रेडिएशंस, वो अर्थ के सरफेस पे आएंगी, और बिल्कुल आ रही हैं। इससे क्या हो रहा है, अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, स्किन कैंसर वगैरह, ये सब कुछ हो रहा है। तो दिस हैपेंस एज फॉलोज। Chlorofluorocarbons released into the air go up and ultimately reach high into the atmosphere where the protective ozone layer exists. The chlorofluorocarbons react with the ozone gas of ozone layer and destroy it gradually. Ozone layer में होता क्या है, ozone gas होती है। ozone gas मतलब कि O3 है, O2 नहीं है, ठीक है ना। Ozone layer prevents the harmful UV radiations of the sun from reaching the earth. So ozone layer protects us from the harmful effects of the UV radiations of the sun. The destruction of ozone layer by CFCs will allow the extremely harmful radiations of the sun to reach the earth. This ultraviolet radiations can cause skin cancer, cataract, destruction of plants, including crops. In fact, a big hole has already been made by the destruction of ozone gas in the ozone layer over the south pole of the earth called ozone hole. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, गड्ढा हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ओजोन होल बोलते हैं। The good news is that less harmful chemicals are now being used in place of CFCs. अब जब लोगों को समझ में आया है कि भाई CFCs को यूज करने से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में गड्ढा हो रहा है, तो अब लोग क्या कर रहे हैं, एक बेटर सब्स्टिट्यूट जो है ना ऑप्ट कर रहे हैं CFCs की जगह पे। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको कि हम शॉर्ट में SPM बोलते हैं, ये होते क्या है, बेसिकली फाइनली डिवाइडेड सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर में सस्पेंडेड होते हैं, इसीलिए इनको हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं इनके, डस्ट, स्मोक, फ्लाई ऐश वगैरह। दे रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड्स। डस्ट आप बोल सकते हो कि इट कंसिस्ट्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ। डस्ट इज प्रोड्यूस्ड, डस्ट कैसे आती है भाई, धूल कैसे आती है, इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लोइंग विंड। हवा जब चलती है ना तो उससे डस्ट, धूल आ जाती है। हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड्स, स्टोन क्रशर्स, वो जो पत्थर तोड़ने वाली जो मशीन्स होती हैं, वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है ना, आपने देखा होगा कि जब भी रोड पर निकले, किसी कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे चले गए तो बहुत आप बोल सकते हो कि धूल उड़ती है। फिर इसके बाद में डस्ट इन एयर स्पॉइल्स आवर क्लोथ्स एंड रिड्यूसेस विजिबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, जब एकदम धूल का बवंडर आता है तो विजिबिलिटी जाहिर सी बात है क्या हो जाती है, काफी कम हो जाती है। डस्ट प्रोड्यूसेस एलर्जिक रिएक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी एंड एग्रीवेट्स डिसीजेस लाइक ब्रोंकाइटिस। डस्ट कवर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज एंड प्रिवेंट्स फोटोसिंथेसिस। देखो ऐसा है कि डस्ट जो है ना किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है। अगर आप चले जाओ कहाँ, एक धूल भरी रोड पर या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जहाँ पे क्या हो रहा है, खूब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, गिट्टी गिर रही है, स्टोन को जो ना क्रश किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है धूल उड़ेगी। अब जब ऐसी आप धूल भरी जगह पे जाओगे, बालों में धूल घुस जाएगी, कपड़ों में धूल घुस जाएगी, जो आप हवा इनहेल कर रहे हो, एयर इनहेल कर रहे हो, उसमें भी आप बोल सकते हो कि डस्ट पार्टिकल्स चले जाएंगे अंदर, है ना। और फिर इसके बाद में छींकें आ जाएंगी, एलर्जी हो जाएगी, है ना,
अंदर जो है ना सूजन वगैरह आ जाएगी, कुछ ना कुछ होते रहता है। इसके अलावा प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं, प्लांट्स और ट्रीज की जो पत्तियां होती हैं, उनके ऊपर भी डस्ट आकर के बैठ जाती है, तो बेचारे उनकी जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं हो पाता, मतलब प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो लीव्स हैं वही क्या करती हैं, सन की सनलाइट को ट्रैप करती हैं, और सन की सनलाइट को ट्रैप करके क्या होता है, आप बोल सकते हो कि फोटोसिंथेसिस होती है। प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी प्लांट्स के अंदर कहां से जाती है, लीव्स के थ्रू ही जाती है। तो जब लीव्स के ऊपर ही डस्ट आकर के बैठ जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा पाएगी, फोटोसिंथेसिस की ट्रैपिंग नहीं हो पाएगी, तो फिर खाना कैसे बनेगा भाई। इसके अलावा ये हुई बात किसकी, डस्ट की। अब स्मोक की बात करते हैं कि स्मोक क्या होता है, बेसिकली टाइनी पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के इन एयर, ये पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूं मैं। स्मोक इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जैसे कि वुड, काउ डंग केक्स, कोल, केरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल इन होम्स, फैक्ट्री, समर पावर प्लांट्स एंड मोटर व्हीकल्स, ठीक है ना। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि स्मोक प्रेजेंट इन द एयर स्पॉइल्स आवर क्लोथ्स एंड ब्लैकन्स द बिल्डिंग। ऑब्वियसली बात है, जो धुआं होता है वो हमारे कपड़ों को खराब कर देता है, बिल्डिंग को जो है ना काला बना देता है। स्मोक हमारे लंग्स को अटैक करता है और रेस्पिरेटरी डिसीजेस कॉज करता है। द माइन्यूट एश पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय द बर्निंग ऑफ कोल and carried into air by the gases produced during burning is called fly ash। अब ये fly ash क्या चीज होती है, धूल सबको पता है, स्मोक सबको पता है, लेकिन ये fly ash क्या है, माइन्यूट आप बोल सकते हो कि ऐश के पार्टिकल्स जो कि कब बनते हैं, जब हम कोल की बर्निंग करते हैं। दीज आर कैरिड इनटू द एयर बाय गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग, मतलब कि कोल की बर्निंग हुई है, गैसेस प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है ना। और यही गैसेस क्या करती हैं, एयर में आप बोल सकते हो कि ऐश के, राख के, ऐश मतलब क्या, राख होती है ना, तो आप बोल सकते हो जब कोल की बर्निंग हुई तो राख प्रोड्यूस हुई, राख के आप बोल सकते हो कि छोटे छोटे से पार्टिकल्स कहाँ आ गए, एयर में आ गए। देखो ऐसा है, कोल की बर्निंग हुई तो बर्निंग से क्या हुआ, आप बोल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड, भाई कोल में तो कार्बन ही है ना मेजरली, तो जब कोल को जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। ये गैस कहाँ आती है, एयर में आती है। गैस खुद तो एयर में आकर के मिल ही रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन हो क्या रहा है, कोल के बर्निंग से जो राख बनी, राख के जो एकदम माइन्यूट पार्टिकल्स थे, इन माइन्यूट पार्टिकल्स को लेकर के, ऐश के जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, इनको लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां जा रही है, एयर में जाकर के मिक्स हो रही है। इसका मतलब क्या कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो है, एट द सेम टाइम कोल की बर्निंग से जो ऐश प्रोड्यूस हुई है उस आप बोल सकते हो कि ऐश के माइन्यूट पार्टिकल्स भी हैं। फ्लाई ऐश, उसी को हम बोलते हैं क्या, फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश इज एमिटेड बाय द चिमनीज ऑफ द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। फ्लाई ऐश पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर इरिटेशन कॉज करते हैं आंख में, स्किन में, नाक में, थ्रोट में, ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। कंटिन्यूड ब्रीदिंग इन एयर कंटेनिंग फ्लाई ऐश कॉजेज डिसीजेस लाइक ब्रोंकाइटिस एंड लंग कैंसर। द two extremely harmful effects of air pollution on the environment are acid rain and greenhouse effect, that is global warming। तो कुल मिलाकर के आज के इस सेशन में हमने ये पढ़ा कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं एयर पोल्यूशन के। और अब जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे भाई, उसमें हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, आप बोल सकते हो कि एसिड रेन के बारे में, और ताजमहल पे क्या असर पड़ रहा है एयर पोल्यूशन का वो हम पढ़ेंगे, है ना, द केस ऑफ ताजमहल। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक आप क्या करोगे, अरे विजिट कर लो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे विजिट करोगे, गूगल पे जाकर के टाइप करना magnetbrains.com, जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहां पर लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। इसी पेज में आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का। जब आप इस ऑप्शन पे जाओगे तो आपके पास यहाँ पे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन भी दिखाई देगा। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही जाओगे तो आपको अलग अलग क्लासेस यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगी। हम तो क्लास 8 में हैं, हमको क्लास 8 से मतलब है, तो हम क्या करेंगे, क्लास 8 के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने क्लास 8 के सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे। साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, सब कुछ है। साइंस को देखना है तो आप क्या करोगे, क्लास 8 साइंस के ऑप्शन पे जाओगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहां पर लिखा रहेगा क्लास 8 साइंस बाय विभूति खरे। 17 चैप्टर्स हम कर चुके हैं क्लास 8 साइंस के, 18th लास्ट चैप्टर हम कर रहे हैं। तो सपोज अगर आप आज से क्या कर रहे हो, क्लास 8 साइंस को देखना शुरू करो, तो आप कैसे देख पाओगे, सबसे पहले यहां पर आपको मिलेगा सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि क्लास 8 साइंस
के सिलेबस में हमको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद में आपको रियलाइज हुआ है कि हमें आज से ही क्या करना है, क्लास 8 साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वो देखना। तो आप कैसे देखोगे, इस वीडियो के नीचे यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन नजर आएगा, इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो पहला लेक्चर है वो खुल करके आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करते जाना और नए वीडियोस देखते जाना। और अब तो आप बोल सकते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल भी शुरू हो चुका है भाई। तो आपके वो वाले दोस्त, आपके वो वाले रिश्तेदार है ना, आपके वो वाले आप बोल सकते हो कि भाई बहन जो कि हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं, तो उनको आप मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल रिकमेंड कर सकते हो। कैसे सर्च करोगे, कुछ नहीं करना है, YouTube पे जाकर के टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल खुल करके आ जाएगा। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को, अपने छोटे भाई बहनों को रिकमेंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल भी। तो कुल मिलाकर के मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब कुछ मिलने वाला है। तो करना क्या है, विजिट करना है आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। Till then keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.